हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद अच्छे होंगे। चलो गाइस, आज बात करते हैं पार्ट टू की बात करते हैं। सर किसके पार्ट टू की? आईसीआई न्यूली एडेड क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा 10 सेकंड का एक बात बोलना चाहता हूं। कहते हैं कि इफ यू born poor it's not your mistake, if you born poor it's not your mistake, but if you die poor it's your mistake, if you die poor it's your mistake। आप चाहे कैसे भी पैदा हुए हो, चाहे आपकी फैमिली अच्छी रिच है चाहे रिच नहीं है, चाहे कितनी भी पुअर है, हिम्मत नहीं हारनी। हमें अपना किस्मत खुद से लिखनी है, पूरी कोशिश करनी है और सभी को प्रूव करके शो करना है कि हम भी यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। जो भी होगा अच्छा होगा, बस अपने मन से काम करना, कोई आपको रोक नहीं सकता। तो इसी थॉट से आज की हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो गाइस, आज सबसे पहले गाइस हम अब सोल्व करेंगे पार्ट 2 के अंदर NDS 115 के क्वेश्चंस। NDS 115 के क्वेश्चंस हम फटाफट सोल्व कर लेते हैं गाइस। चलो अब सर कौन से क्वेश्चन ऐड हुए हैं गाइस? ये फाइल थी ना, मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर भी इसी फाइल का यूज किया था, तो अभी भी इसी फाइल का यूज कर रहा हूं। ये फाइल आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर अवेलेबल है, वहां पे आप देख सकते हो। फाइल का नाम क्या है गाइस? चेंजेस इन द न्यूली स्टडी मटेरियल फाइल का नाम है। सर्च करना, आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसमें कंप्लीट चेंजेस है गाइस। चलिए अब हम NDS 115 की बात कर रहे हैं। अगेन बोलना चाह रहा हूं एक बात कि जो चेंजेस आरटीपी के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं इसके अंदर, एमटीपी के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं इस आईसीआई के जो मई 21 के लिए न्यू स्टडी मटेरियल के अंदर, ये कोई नया इंक्लूजन नहीं मानता मैं, एंड नया इंक्लूजन है भी नहीं। जो आईसीआई ने नए क्वेश्चंस बनाए हैं उन्हीं को ही हम नया इंक्लूजन मान रहे हैं। लेकिन गाइस, आप लोगों के लिए मैं NDS 115 के जो भी आरटीपी के एमटीपी के क्वेश्चन ऐड भी किए गए हैं वो भी समझा दूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, तो वीडियो को बड़ा ध्यान से देखना। एंड चलिए गाइस, जब स्टार्ट करते हैं, कौन सा क्वेश्चन ऐड हुआ है गाइस? सबसे ऊपर देखना यहाँ पे क्या है, न्यूली क्वेश्चन एडिड। तो देखते हैं गाइस कौन सा क्वेश्चन ऐड किया गया है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 ऐड की गई है गाइस, इलस्ट्रेशन नंबर 3 ऐड की गई है। चलिए गाइस पहुंचते हैं इलस्ट्रेशन 3 पर। ये आ गई गाइस इलस्ट्रेशन नंबर 3। ये मेरे पास आईसीएआई का न्यूली मई 21 का स्टडी मटेरियल है जो मैंने आईसीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। चलिए सोल्व करते हैं इलस्ट्रेशन 3 को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कॉन्ट्रैक्टर पी एंटर इनटू अ मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोड्यूस 100 स्पेशलाइज्ड सीसीटीवी कैमरास फॉर कस्टमर क्यू फॉर अ फिक्स प्राइस ऑफ 1000 पर सेंसर। कहता कॉन्ट्रैक्टर पी ने, एक इंसान है पी, उसने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया किसके साथ? कस्टमर के साथ। कौन, क्या नाम है? क्याऊ के साथ। और ठीक है, कितनी क्वांटिटी का? 100 स्पेशलाइज्ड सीसीटीवी का। कस्टमर क्याऊ, जो कस्टमर है, कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट अ पेनल्टी आफ्टर रिसीविंग 10 सीसीटीवी कैमराज। सर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक कंडीशन इंसर्ट कर दी कि अगर 10 सीसीटीवी कैमरा मेरे पास आ गए उसके बाद मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता हूं। एंड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं इंक्लूड किए, कोई चार्जेस नहीं है। मतलब ये तो वो बात हो गई कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स की, कि कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स में ये लिख दिया कि कोई भी पार्टी सामने वाले का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है जिसके अंदर कोई भी चार्जेस नहीं है। मतलब अब इतनी बात सामने हुई है, क्या पूछता है? स्पेसिफाई द कॉन्ट्रैक्ट यूनिट्स। कॉन्ट्रैक्ट यूनिट्स को स्पेसिफाई करो गाइस। NDS 115 ध्यान देना क्या बोलता है, नॉर्मली बात बोलते हैं NDS 115 ये बोलता है कि एंटिटी हैज टू बुक अ रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर इन अ वे इन विच द गुड्स आर डिपिक्ट टू द कस्टमर। जिस क्वांटिटी में गुड्स कस्टमर को जा रहे हैं, आपको उस क्वांटिटी में, उस रेशो में आपको अपनी रेवेन्यू बुक करनी है NDS 115 के अंदर। एंड एस्टिमेशन ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड, आपको सामने वाले पर्सन से कितना रेवेन्यू आने की उम्मीद है, उस बेसिस पे आपको अपनी रेवेन्यू इंक्लूड करनी है, रेवेन्यू बुक करनी है। अब इस क्वेश्चन में देख के साफ होता है कि 10 सीसीटीवी कैमरा के बाद कस्टमर क्यों कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल क्यों कर सकता है? अब क्यों कर सकता है? मान लो उसकी कैमरा की क्वालिटी अच्छी नहीं हो,
उसको लगे कि नहीं नहीं यार क्वालिटी अच्छी नहीं है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो वो कैंसिल कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट यूनिट कितनी है गाइस, इसमें हो जाएंगी ओनली 10 यूनिट्स, क्योंकि हमें नहीं पता फ्यूचर के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट को आगे कंटिन्यू करने वाला है या नहीं करने वाला। आज के टाइम पे कितनी यूनिट्स हैं, 10 यूनिट। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता 10 यूनिट से पहले। सर बाद में क्या होगा, बाद में चेक कर लेंगे। जब 10 यूनिट हमने सेल कर दी, उसको लगा कि ओके है, तो बाद में हम अपनी इसी को 100 ले जाएंगे। लेकिन आज की डेट पे कॉन्ट्रैक्ट यूनिट स्टार्टिंग पर कितना है, 10 यूनिट। चलिए गाइस, फर्स्ट कंप्लीट हुआ, थर्ड क्वेश्चन हमने कर लिया, फिर है फिफ्थ, फिर सिक्स्थ। चलिए गाइस, अब फिफ्थ सिक्स्थ पर चलने का करते हैं काम। चलो गाइस हमारे पास आ चुका है इलस्ट्रेशन नंबर फिफ्थ। क्या बोलती है इलस्ट्रेशन नंबर फिफ्थ? सॉफ्टवेयर कंपनी एस enter into a contract to license its customer relationship management software to company B. ओके, एक सॉफ्टवेयर कंपनी एस है जो इसने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है किसके साथ, कस्टमर बी के साथ। किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है गाइस, वो कॉन्ट्रैक्ट है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का। ओके, 3 डे लेटर, 3 दिन के बाद, इन अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, 3 दिन बाद एक और नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ इन अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर एस एग्रीज टू प्रोवाइड consulting services to significantly customize the license software to be in IT environment. Okay, एक और नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया जिसके अंदर जो एस है वो एग्री हो जाता है, किसके लिए? कहता है कि मैं आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज दूंगा अपने लाइसेंस सॉफ्टवेयर के लिए, जो भी है। बी इज अनेबल टू यूज द सॉफ्टवेयर अंटिल द कस्टमाइजेशन सर्विसेज आर कंप्लीट। क्या बोलता है गाइस, बी जब तक सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर सकता जब तक वो जो कस्टमाइजेशन सर्विसेज है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। अब एक बात बताओ, जब हमने एस ने पहला कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, कौन सा था वो? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। किसका था वो? सॉफ्टवेयर का। ओके, और 3 दिन बाद कौन सा कॉन्ट्रैक्ट यूज किया? सिग्निफिकेंटली कस्टमाइज का। उसको कस्टमाइज करने का कौन सा जो हमने पहले कॉन्ट्रैक्ट किया? वुड दिस कॉन्ट्रैक्ट वुड बी कंबाइंड। क्या ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कंबाइन हो सकते हैं? सर हमें नहीं पता, हमें सबसे पहले कंडीशन पता है। अगर हम इंडिया 115 में कॉन्ट्रैक्ट कब कंबाइन हो सकते हैं? फर्स्ट तब कंबाइन हो सकते हैं जब सेम पार्टी ने, जब किसी कंपनी ने थोड़ी यहां लिखना पड़ेगा गाइस, कॉन्ट्रैक्ट कब कस्टमाइज हो सकते हैं? जब किसी कंपनी ने, ओके, जब कोई कंपनी सेम पार्टी से नया कॉन्ट्रैक्ट करे या उसकी रिलेटेड पार्टी से कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करे और सेम टाइम ही करे, ज्यादा जल्दी ना हो, सेम टाइम ही करे, ठीक है। उसके अंदर जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो एक नेगोशिएट होना चाहिए। हम कॉन्ट्रैक्ट को नेगोशिएट करेंगे। सेकंड क्या बोलता है? सेकंड बोलता है कि जो प्राइस ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन अनदर कॉन्ट्रैक्ट, की जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है वो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पर ही डिपेंडेंट होना चाहिए। थर्ड क्या है? ट्रीटेड एज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ट्रीटेड एज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अगर इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कोई एक भी, एनीवन, ओनली एनीवन, तो वो केस होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। हम उन दोनों कॉन्ट्रैक्ट को या दो से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट को सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मान सकते हैं गाइस। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या है? कहता भाई पहले तो बी ने लाइसेंस दे दिया, क्या दे दिया? सॉफ्टवेयर। उसके बाद बी ने एक और कॉन्ट्रैक्ट किया, किसने? हाँ, यहां पे कंपनी है एस गाइस, सॉफ्टवेयर कंपनी एस, ठीक है। सॉफ्टवेयर कंपनी एस है यहां पे, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर एक और कॉन्ट्रैक्ट किया। अब क्या बोलता है? कहता जब तक ये सॉफ्टवेयर का कस्टमाइजेशन कंप्लीट नहीं हो जाती बी सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर सकता। मतलब गाइस इट इज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। क्योंकि सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है कि वो सॉफ्टवेयर को बिना उस कस्टमाइजेशन के यूज नहीं कर सकता, तो इसको हम सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानते हैं। अगर ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गया तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई
सेटिस्फाई हो गई, ट्रीट एज अ सेपरेट परफॉर्मेंस, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, तो इन दोनों को हम कॉम्बाइनेशन कॉन्ट्रैक्ट मान देंगे। यस, द टू कॉन्ट्रैक्ट शुड बी कंबाइंड बिकॉज दे वर एंटर एट अ नियरली द सेम टाइम विद द सेम कस्टमर, क्योंकि 3 दिन की बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड द गुड्स एंड सर्विसेज इन द कॉन्ट्रैक्ट आर अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। चलिए गाइस, अब इलस्ट्रेशन नंबर 6 की बात करते हैं, ये भी नहीं हुई थी अभी। मैन्युफैक्चरर एम एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू मैन्युफैक्चर एंड सेल अ साइबर सिक्योरिटी सिस्टम टू गवर्नमेंट एंटिटी पी। ओके, एम ने कॉन्ट्रैक्ट किया पी के साथ। ओके, 1 वीक लेटर, 1 वीक के बाद इन अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, एक और नया कॉन्ट्रैक्ट किया गया। एम एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल द सेम सिस्टम, जो ये साइबर सिक्योरिटी का सिस्टम इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था जो एंटिटी पी के साथ, एम ने एक और नया सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट किया सेम सिस्टम, मतलब साइबर सिक्योरिटी सेम सिस्टम टू गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटी क्या हो, टू गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटी क्या हो। ओके, किसके साथ, एक और कॉन्ट्रैक्ट किया गया एम के क्या के साथ। ओके, श्योर, बोथ एंटिटीज आर कंट्रोल्ड बाय द सेम गवर्नमेंट, मतलब इन दोनों को एक ही बंदा कंट्रोल कर रहा है, गवर्नमेंट, जो कि सेम गवर्नमेंट है। ओके, मतलब अगर इस गवर्नमेंट को ये कंट्रोल कर रही है और ये भी कंट्रोल कर रही है, तो मतलब एज पर इंडियाज 24 ये दोनों क्या हो गए, रिलेटेड पार्टी हो गए। ये दोनों क्या हो गई गाइज, रिलेटेड पार्टी हो गई। ओके, एम एग्रीज टू सेल द सिस्टम एट अ डीप डिस्काउंट। एम बोलता मैं सिस्टम को डीप डिस्काउंट में दूंगा, मतलब हैवी डिस्काउंट के अंदर सेल कर दूंगा, अगर पी एंड क्यू ने दोनों ने सिस्टम परचेज कर लिया तो। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट को, क्या इन दोनों को एक ही ट्रीट किया जाए या अलग अलग ट्रीट किया जाए। आज गाइस इसी सिस्टम पे आ जाओ, हम इसी पे चलते हैं। क्या बोलता था, कहता कंपनी होनी चाहिए। यहां पे कंपनी क्या है भाई मेरी, किसने कॉन्ट्रैक्ट किया, एम ने, एम कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, सेम पार्टी या उसकी रिलेटेड पार्टी एंड सेम टाइम। गाइज 1 वीक इज अ सेम टाइम। एंड आपको ध्यान होगा गाइज, आपको ध्यान होगा कि जो ये पार्टी है ना क्यू, ये पी की क्या बन गई, रिलेटेड पार्टी। एंड कॉन्ट्रैक्ट वाला बोलता है कि वो रिलेटेड पार्टी भी हो ना, तब भी आप कंबाइन मान सकते हो, लेकिन कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई चाहिए। पहला, द कॉन्ट्रैक्ट आर नेगोशिएटेड एज अ सिंगल पैकेज एंड बोथ द कॉन्ट्रैक्ट आर डिपेंडेबल अपॉन ईच अदर। थर्ड इज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। इसके अंदर गाइस क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को नेगोशिएट किया जा रहा है सिंगल पैकेज के अंदर, एंड दोनों कॉन्ट्रैक्ट आपस में बाउंड हैं। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो भैया एम उसको डीप डिस्काउंट नहीं देगा। अगर दोनों करते हैं तो यस, इट शुड बी कंबाइंड, 100% शुड बी कंबाइंड। एम कंक्लूड दैट सेड टू कॉन्ट्रैक्ट शुड बी कंबाइंड। ओके गाइस, अब है क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, 21। चलिए लगातार 5 क्वेश्चन हैं एंड 22 भी है, लगातार 6 क्वेश्चन। चलिए गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ओके, गाइस थोड़ा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यूज कीजिए, बहुत आसान है, बहुत ही सही वाली बात है, ज्यादा बड़ी दिक्कत वाली बात है ही नहीं गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 गाइस आपकी स्क्रीन पे आपके सामने ये रहा। टेल्को टी लिमिटेड एंटर इनटू अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट विद इंटरनेट सर्विसेज विद कस्टमर सी। ओके, टी ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया किसके साथ, सी के साथ। कौन सा, इंटरनेट सर्विसेज का। ओके, सी आल्सो बायज अ मॉडम एंड अ रूटर। एक मॉडम ले लिया, एक रूटर ले लिया, किसने लिया, सी ने। ओके, एंड ऑब्टेन टाइटल टू द इक्विपमेंट। ठीक है, ये दोनों का टाइटल मिल गया। टी लिमिटेड, ये टी लिमिटेड डज नॉट रिक्वायर कस्टमर टू परचेज इट्स मॉडम एंड रूटर्स। टी लिमिटेड क्या बोलते हैं कि अगर किसी बंदे को सिर्फ इंटरनेट सर्विसेज चाहिए तो मैं सिर्फ वो भी दे सकता हूं, अगर किसी बंदे को सिर्फ मॉडम चाहिए तो मैं सिर्फ मॉडम दे सकता हूं, अगर किसी बंदे को सिर्फ रूटर चाहिए तो मैं भाई सिर्फ रूटर भी दे सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
There is a secondary market in which modem and routers can be bought or sold। एक मार्केट बाहर हो रहा है जिसके अंदर आप मॉडेम एंड रूटर को परचेज भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। बताओ कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है गाइस, आप तो इतना पढ़ के आए हो, इसके अंदर 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी सर्विसेज आपस में क्या है, डिस्टिंक्ट हैं। ये सारी की सारी सर्विसेज आपस में क्या है, डिस्टिंक्ट हैं एंड दे आर कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट। ये कैपेबल भी हैं डिस्टिंक्ट होने के कारण, क्योंकि कस्टमर, क्योंकि सी ये वाला बंदा सी इस दोनों मॉडेम एंड रूटर्स को खुद से यूज भी कर सकता है। अगर बाहर सेल करना चाहे तो सेल भी कर सकता है। तो ये लिखते हैं यहाँ पे 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। T Limited conclude that the modem and router are each distinct and the arrangement includes 3 performance obligation: the modem, the router, the internet services। गाइस होपफुली आपको समझ आ गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। चलो गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 18 आता है। V Limited grant customer C a 3-year license for antivirus software। Okay, V Limited grants customer C a 3-year license for antivirus software। 3 साल का एक सॉफ्टवेयर इशू कर दिया एंटीवायरस का। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट V Limited promises to provide C with when and if available update to the software during the license period। The updates are critical to the continued use of the antivirus software। How many performance obligation। क्या बोलता है कि भैया आपने एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसी कंपनी को इशू कर दिया और उसमें ये बोल दिया कि भाई जब भी कोई इसमें अपडेट आएगी ना तेरे को मैं अपडेट कंफर्म दे दूंगा एंड वो अपडेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर। मतलब कि जब तक वो अपडेट कंप्लीट नहीं होंगी ना वो सॉफ्टवेयर यूज नहीं हो सकता। गाइस एक बात बताओ, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के साथ अगर कोई अपडेट आती है तो हमें बाहर से नहीं मिलने वाली, क्योंकि हम कोई भी किसी भी दूसरे वेंडर से जाके वो नहीं ले सकते, हमको उसी बंदे से अपडेट लेनी पड़ेगी। एंड इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये भी नहीं बताया गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट, ये वाली सर्विसेज वी लिमिटेड सेपरेटली सेल करता है या नहीं करता। अगर वी लिमिटेड इस अपडेट्स को भी सेपरेटली सेल करता है तब तो ये बन जाएंगी 2 ऑब्लिगेशन, एक तो सॉफ्टवेयर की एंड एक अपडेट्स की। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी चीज नहीं दी है तो इसको हम सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानते हैं। इट इज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बिकॉज दे आर नॉट बीइंग, ये आपस में अलग अलग तो हैं, दे आपस में अलग अलग तो हैं, एक तो सॉफ्टवेयर हो गया एक अपडेट हो गया, दे आर बीइंग डिस्टिंक्ट। बट गाइस एक बात ध्यान रखना, ये खुद से यूज नहीं हो सकते, ये खुद से बाहर जाके आप यूज नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपको करना है डिस्टिंक्ट, देखिए इसमें लिखा है कि कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट, कहता है कि उसके लिए आप बेनिफिट ले सकते हो क्या, खुद का बेनिफिट नहीं ले सकते। लेकिन इस क्वेश्चन में पता नहीं आंसर में क्या दिया हुआ है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। ऊपर बोलता है कि 2 बन जाएंगी, नीचे बोलता है कि 1 बन जाएंगी। मेरे अकॉर्डिंग गाइस इट इज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ये सिंगल ही है क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया कि जो बंदा है वी लिमिटेड वो किसी दूसरे को सेपरेटली सेल करता है। क्योंकि अगर मेरी कंपनी है गाइस, मैं कोई चीजें एक ही चीज देता हूं उसको सेपरेटली सेल ही नहीं करता तो मेरे लिए तो वो एक ही रहेगी ना ऑब्लिगेशन। तो इसलिए गाइस अभी तक इस क्वेश्चन में एक ही ऑब्लिगेशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात आते हैं। चलो, मीडिया कंपनी पी लिमिटेड ऑफर मैगजीन सब्सक्रिप्शन टू कस्टमर। ठीक है, ओके, एक कंपनी है जो मैगजीन की सब्सक्रिप्शन देती है कस्टमर को। व्हेन कस्टमर सब्सक्राइब दे रिसीव अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ द मैगजीन ईच मंथ। जब भी कस्टमर सब्सक्राइब करते हैं उनको कॉपी मिलती है, कौन सी, प्रिंटेड कॉपी ऑफ द मैगजीन ईच मंथ एंड एक्सेस टू द मैगजीन ऑनलाइन कंटेंट, उसी कॉपी का ऑनलाइन कंटेंट। हाउ मेनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। गाइस एक बात बताओ, आपको उसी मैगजीन का ऑनलाइन कंटेंट भी मिल रहा है, उसी मैगजीन की प्रिंटेड कॉपी भी मिल रही है और जो उसका है प्राइस वो एक ही है। इसके अंदर गाइस कितनी ऑब्लिगेशन होंगी गाइस, इसके अंदर ऑब्लिगेशन होंगी 2 ऑब्लिगेशन, एक तो प्रिंटेड कॉपी का कंटेंट, एक ऑनलाइन मैगजीन का कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि हम इसके अंदर एज्यूम कर रहे हैं कि जो कंपनी है पी लिमिटेड वो ऑनलाइन कंटेंट भी सेपरेटली सेल करती है, कि ऑनलाइन कंटेंट के 100 रुपीज है, अगर आपको लेनी है हार्ड कॉपी उसके हैं 200 रुपीज। तो इसलिए इसकी 2
ऑब्लिगेशन मानी जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर दो काम हो रहे हैं, एक तो उसको हार्ड कॉपी भी मिल रही है और एक उसको इंटरनेट पे जाके वो ऑनलाइन कंटेंट देख सकता है, तो इट इज अ टू ऑब्लिगेशन, इट इज अ टू ऑब्लिगेशन। चलिए गाइस अब 20 पे आते हैं। चलिए, सॉफ्टवेयर कंपनी के लिमिटेड एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद रीसेलर डी लिमिटेड। एक के कंपनी है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया डी लिमिटेड से, किसका? डी लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट किया जो कि आगे सेल करेगा, क्या? फर्दर सेल करेगा किसको? कस्टमर को। इट्स लाइक एजेंट टाइप, इट्स लाइक एजेंट टाइप विच देन सेल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट टू एंड यूजर, जिसके लिए वो एंड यूजर, मतलब कि मेरी कंपनी है, मैंने आपको किया अपॉइंट कि मेरे जो माल है, मेरा जो सामान है, किसी को सेल कर दे आगे, सही है, टू एंड यूजर्स। के लिमिटेड हैज अ कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिस। के लिमिटेड मतलब मेरी कंपनी, ये वाली कार्तिक कंपनी, मेरी बिजनेस खुद की मेरी है प्रैक्टिस, मतलब ये मेरा असूल है, कहते नहीं धंधा करने का कुछ असूल होता है, तो के बोलता है कि मेरा भी कुछ असूल है। क्या असूल है सर आपका? के लिमिटेड हैज अ कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिसेस ऑफ प्रोवाइडिंग फ्री टेलीफोन सपोर्ट। सर मुझसे आप, मेरे बंदे से आप सामान परचेस करो, मैं आपको फ्री टेलीफोन की सपोर्ट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड बीच में जो जिस बंदे ने सामान बेचा है उसको भूल जाओ, बस सामान लेके उसको भूल जाओ, उसके बाद सीधा अपन दोनों का कांटेक्ट रहेगा, आपको मैं पूरी की पूरी सर्विस फ्री दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट इन्वॉल्विंग द रीसेलर। जिसने माल बेचा छोड़ो उसको, and both reseller and the customer expect K Limited to continue the provide the support। और जो कस्टमर है, जो मैंने वादा किया है कि मेरी प्रैक्टिस है एंड वो चाहता है कि मैं पूरा का पूरा उसको सपोर्ट करूं, कितनी ऑब्लिगेशन मानी जाएंगी गाइस? गाइस इसके अंदर भी दो ऑब्लिगेशन मानी जाएंगी, क्योंकि ये मेरी खुद की बिजनेस प्रैक्टिस है कि मैं फ्री टेलीफोन सपोर्ट देता हूं कस्टमर को विदाउट इन्वॉल्विंग द सेलर। तो इसके अंदर गाइस हम मान सकते हैं सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, एक तो सामान की, किसकी? एक तो गाइस होएगी सॉफ्टवेयर की, एक होएगी हमारी किसकी? टेलीफोन की। दो सॉफ्टवेयर सर्विसेज है। अब ये गाइस सारा का सारा खेल है एजम्पशन का। अगर आप एग्जाम में ये लिख के आते हो कि नहीं भैया जो टेलीफोन सर्विसेज हैं, इसी जो सॉफ्टवेयर कंपनी के लिमिटेड है वो किसी को सेल नहीं करती, लेकिन गाइस यहाँ पे क्या लिखा है? फ्री टेलीफोन सपोर्ट, मतलब कि ये टेलीफोन सपोर्ट के भी चार्जेस कस्टमर से जरूर लेती है। ये इसको सेपरेटली भी सेल कर दी है। अगर ये एक साथ ही होता तो ये फ्री क्यों लिखता? ये तो एक साथ लिखता कि नहीं भैया हमारा ये पैकेजेस में रहेगा, लेकिन इसने लिखा है फ्री टेलीफोन सपोर्ट, मतलब कि इसके भी मार्केट के अंदर सेपरेटली चार्जेस हैं एंड दे आर कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट। तो इसको हम दो मानेंगे, इसके अंदर दो ऑब्लिगेशन है, एक तो सॉफ्टवेयर की जो सेल की है, टेलीफोन सपोर्ट की। ओके गाइस, चलो अब गाइस आता है 22। क्या बोलता है? एंटिटी सेल जिम मेंबरशिप फॉर 7500 पर ईयर 200 कस्टमर। ओके, एक एंटिटी है जिम मेंबरशिप जो कि 7500 लेती है एक साल के 200 कस्टमर से, विद एन ऑप्शन टू रिन्यू एट अ डिस्काउंट इन सेकंड एंड थर्ड ईयर, कि आप सेकंड ईयर में एंड थर्ड ईयर में दोनों सालों में अगर आप रिन्यू करवाते हो तो आपके चार्जेस हैं 6000 पर ईयर, तो आपके लगेंगे 6000 रुपीज पर ईयर। एंटिटी एस्टिमेट एन एनुअल एट्रीशन रेट ऑफ 50% ईच ईयर। एंटिटी को एस्टिमेट है कि एनुअल एट्रीशन, एट्रीशन का पता है मतलब क्या होता है? कम होना, लोअर रेट। क्या एट्रीशन मतलब? 50% हर साल कम होते रहना, कम होते रहना। मतलब देखो फर्स्ट ईयर कितने कस्टमर थे? 100। कितने? 100। रुको, अब सेकेंड ईयर क्या होगा? सेकेंड ईयर क्या होगा? एट्रीशन रेट ऑफ 50% एनुअल, मतलब हर साल का रेट कितना है? 50%, कि 50% कस्टमर कम होते जाएंगे। अगर पहले साल 100 थे तो अगले साल कितने रह जाएंगे? 50 रह जाएंगे। थर्ड ईयर में क्या होगा? अगर थर्ड ईयर में 50, सेकेंड ईयर में 50 थे, थर्ड में कितने हैं गाइज?
गाइस थर्ड में हो जाएंगे 25। तो आपको पता है क्या सवाल क्या पूछा है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फर्स्ट ईयर एंड द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अगेंस्ट द ऑप्शन गिविंग टू द कस्टमर फॉर रिन्यूइंग द मेंबरशिप एट डिस्काउंट। कहता है कि आप बताओ कि फर्स्ट ईयर में कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा एंड कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी बता दो, इन सभी का इंपैक्ट लेके। आपको पता है कि इंडियस 115 क्या बोलता है कि एंटिटी कैन बुक अ रेवेन्यू विच शो द अमाउंट टू बी रिसीव्ड इन बाय द कंपनी टू द कस्टमर बाय कंसीडरिंग ऑल द सर्कमस्टांसेस। देखो फर्स्ट ईयर में कितने बंदे हैं 100 कस्टमर, सेकंड में 50, थर्ड में 25, टोटल कितने बन गए 175। 175 देखो फर्स्ट ईयर के अंदर कितने पैसे आएंगे, 100 कस्टमर है 75 100 के अकॉर्डिंग। देखो यहां लिख लेते हैं ना, कोई नहीं, कितने हैं गाइस फर्स्ट ईयर में कितने पैसे आएंगे, फर्स्ट ईयर में कितने पैसे आएंगे 100 कस्टमर इंटू 75 100 कितना, कैलकुलेटर लो गाइस, हमको तो ऐसे आती नहीं करनी, मैं तो इससे ही करता हूं हमेशा, ₹75,000। सेकेंड ईयर में कितने आने की उम्मीद है गाइस, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। 50 कस्टमर है, क्यों, एट्रिशन रेट ऑफ 50%। कितने रिवेन्यू में 6000 बोला है ना उसने, देखो कहां से आया, ये आया 6000 पर ईयर, कितना होगा, दिस इज 3 लाख। थर्ड ईयर में फिर से 50% एट्रिशन रेट, 50 का 25, रेट भैया भाई 6000 लूंगा, कितना हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है सर, हो जाएगा 25 इंटू 6000 150, इसका आधा बिल्कुल। टोटल करो गाइस, फर्स्ट ईयर 750, सेकेंड ईयर 3 लाख, थर्ड ईयर 1,50,000, इट इन्वॉल्व्स टू 12 लाख। टोटल रिवेन्यू हमको उम्मीद है, हमको पूरी उम्मीद है कि 3 साल में मेरे पास इतने पैसे आएंगे। टोटल कस्टमर कितने हैं गाइस 175। अब बताओ रिवेन्यू पर कस्टमर, दिस इज 6857 अप्रोक्सीमेटली। मतलब गाइज हमको रिवेन्यू बुक करनी है पर कस्टमर वाइज 6857, लेकिन फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे पास कितना पैसा आ रहा है 7500, लेकिन हमको बुक कितना करना है एज पर इंडियस 115 6857। तो पैसा कितना आया गाइज, ये तो ये बात हो गई, मेरे पास बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया, मेरे पास हुआ 2 बैंक अकाउंट, क्या हुआ, रुको, पैसा कितना आया 7500 एंड मैंने रिवेन्यू कितनी बुक करी 6857, बाकी जो डिफरेंस बचा कहां जाएगा गाइज, वो होगा कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी माइनस 7500 करो, ये आ जाएगा गाइज 643। दिस इज योर आंसर, यही आंसर है। आप देखते हैं क्या आंसर लिखा है इंस्टीट्यूट ने, अपना क्या निकला गाइस, आंसर अपना निकला है 6857 एंड 643 कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। चलिए गाइस, इसने पता नहीं क्या किया हुआ, आप ऐसा मत करना, देखो 6857 एंड 643 गाइस। चलिए गाइस 22 तक भी क्वेश्चन हो गए, अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पर, ये भी हो गया गाइस। अभी कौन सा अगला 27, चलो गाइस 27 पे चलते हैं फटाफट। गाइस समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, और दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, हम कॉन्सेप्ट पर बेस पे काम चल रहे हैं। चलिए गाइस चलो गाइस 27 रजिस्ट्रेशन आपके सामने है, 30 सेकंड लगा के इसको पढ़ो, ध्यान से पढ़ो गाइस, प्लीज पढ़िए, स्किप मत कीजिए, पढ़िए, पढ़ेंगे तभी कुछ होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा ऐसे। चलो गाइस, आप तो क्या पता पढ़ो या ना पढ़ो, चलो गाइस क्या बोलता है 27 के अंदर, कंपनी डी प्रोवाइड
एडवर्टाइजिंग सर्विसेज टू कस्टमर। कंपनी डी सर्विस प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को। डी लिमिटेड एंटर इनटू अ सब कॉन्ट्रैक्ट विद अ मल्टीनेशनल ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग कंपनी। ठीक है, कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या है, एक डी लिमिटेड है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कि टू सर्विस प्रोवाइड कर, किसको, कस्टमर्स को। ठीक है, चलो। अंडर द सब कॉन्ट्रैक्ट एफ लिमिटेड, इसका नाम है एफ लिमिटेड, एफ लिमिटेड प्लेसेस ऑल ऑफ द डी कस्टमर एडवर्टाइजमेंट। पूरे के पूरी एडवर्टाइजमेंट कौन प्लेस करता है, एफ प्लेस करता है। चलिए, डी लिमिटेड नोट द फॉलोइंग, डी लिमिटेड चाहती है, उसने इतना कुछ नोट किया, क्या बात है गाइस, काफी अच्छा नोट कर लिया उसने। क्या बोलती है, डी लिमिटेड मतलब मेन कंपनी जो एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड एक्चुअली में करती है कस्टमर्स को। डी लिमिटेड वर्क्स डायरेक्टली विद कस्टमर टू अंडरस्टैंड देयर एडवर्टाइजिंग नीड बिफोर प्लेसिंग द एडवर्टाइजमेंट। कि पहले तो डी लिमिटेड सीधा किससे बात करती है, कस्टमर से, कि भैया आपकी नीड क्या है, आपको कैसी एडवर्टाइजमेंट चाहिए एडवर्टाइजमेंट प्लेस करने से पहले। सेकंड पॉइंट, D Limited is responsible for ensuring that the advertiser meet the customer need after the advertisement is placed। पहले तो वो पूछती है जाके कि आपकी नीड क्या है, सर आपकी नीड कंप्लीट हो गई, ओके, आपकी नीड्स ये हैं, ठीक है, हमने एडवर्टाइजमेंट प्लेस कर दी। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, डी लिमिटेड की, कि जो एडवर्टाइजमेंट प्लेस की है वो कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग सही रहे, रिस्पॉन्सिबल रहे। मतलब कि गाइज इसके अंदर डी लिमिटेड में अभी तक क्या देखा कि डी लिमिटेड इज अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो कस्टमर की नीड को जान रही है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको दे रही है, एंड कुछ दिक्कत आई तो उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, डी रिस्पॉन्सिबल है। डी लिमिटेड डायरेक्ट एफ लिमिटेड ओवर विच एडवर्टाइजमेंट टू प्लेस एंड व्हेन टू प्लेस इट। डी लिमिटेड किसको बोलती है, एफ को, कि तू उस बंदे को जाके एडवर्टाइजमेंट दे के एंड कब दे के, वो कौन बताता है, वो भी डी बताती है। डी लिमिटेड डज नॉट बियर इन्वेंटरी रिस्क, डी लिमिटेड के कोई इन्वेंटरी रिस्क नहीं है, क्योंकि गाइस एडवर्टाइजमेंट के अंदर कोई इन्वेंटरी होता ही नहीं है, बिकॉज देयर इज नो मिनिमम परचेज रिक्वायरमेंट विद एफ लिमिटेड। D Limited does not have discretion in setting the price because fees are charged based on F Limited scheduled rates। लेकिन गाइस जो एडवर्टाइजमेंट का प्राइस तय होता है उसको कंपनी डी नहीं तय करती, उसको कंपनी एफ तय करती है, मतलब सब कॉन्ट्रैक्टर तय करता है। अब क्या सवाल पूछता है, D is a principal और एजेंट, D is a principal और एजेंट। गाइस पहली बात है ये क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है। सवाल ये पूछना चाहिए था कि एफ लिमिटेड है, क्या वो प्रिंसिपल है एजेंट है। गाइस एक बात बताओ, मैंने अगर एडवर्टाइजमेंट इशू करी, मैं एजेंट कैसे हो सकता हूं यार, मतलब कंपनी डी एजेंट कैसे हो सकती है, मुझको तो ये समझ से बाहर है। किसी भी केस में एजेंट नहीं हो सकती, या तो वो प्रिंसिपल है या नहीं है, बस बात खत्म। लेकिन जो एफ लिमिटेड है वो एजेंट भी हो सकती है, वो आपकी प्रिंसिपल भी हो सकती है, लेकिन डी लिमिटेड कभी भी एजेंट नहीं हो सकती, क्योंकि मेन एडवर्टाइजमेंट तो वही प्रोवाइड करा रही है ना। एजेंट कौन हो सकता है, जो बीच का बंदा हो कस्टमर और मेन बंदे के साथ, तो डी कभी एजेंट नहीं हो सकता। लेकिन हमको अब ये पूछ सकता है कि वेदर डी इज प्रिंसिपल और नॉट। इसके अंदर गाइस डी इज प्रिंसिपल एंड एफ इज एजेंट, क्योंकि डी लिमिटेड के पास गाइस मेनली क्या है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडवर्टाइजमेंट प्लेस करने की। गाइस आपको पता होगा कि जब हम इंडियस 115 के बाद के अंदर प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट का पढ़ते हैं तो उसमें एक पॉइंट एक और बोलता है, कहता कभी कभी कुछ केसेस के अंदर एजेंट के पास भी राइट होता है, किसको सेट करने का, प्राइस का सेट करने का। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो प्रिंसिपल है, वो एजेंट ही रहेगा। लेकिन अगर मेन जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, डी के पास, तो डी कौन हुआ, प्रिंसिपल हुआ, क्योंकि सारे काम कौन कर रहा है, डी कर रहा है। एफ क्या कर रहा है, सिर्फ क्या सेट कर रहा है, प्राइस सेट कर रहा है, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। तो इसका एजेंट कौन है, एफ लिमिटेड, और इसका जो हमारा मेन प्रिंसिपल है वो कौन है, डी, कंपनी डी। चलिए गाइस 27 भी हो गई है, अब 35 पे आते हैं। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। आ जाओ भाई आ जाओ, फटाफट 35 पे आ जाओ गाइस। काफी बड़ा बना दिया ना खड़ी मैट, चलो कोई बात नहीं।
आ जाओ गाइस, 35 पे आ गया अपन। बहुत आसान क्वेश्चन है गाइस। वारंटी गाइस, उम्मीद कर रहा हूं मैं आपको इंडियस 115 के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, लेकिन मैं वैसे बता दूं, अगर कोई एश्योरेंस टाइप वारंटी है, अगर कोई एश्योरेंस टाइप वारंटी है, हम उसको इंडियस 115 में डील करते हैं ट्रीट एज पर इंडियस 37। अगर कोई सर्विस टाइप वारंटी है, अगर कोई सर्विस टाइप वारंटी है, हम उसको कंसीडर करते हैं एज अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ओके, चलो। An entity manufacture and sell computer that includes an assurance type warranty for the first 90 days। मैं कार्तिक हूं, मान लो मैं मैन्युफैक्चर करता हूं एंड सेल करता हूं कंप्यूटर, जिसके अंदर मैं बोलता हूं कि भैया मेरी साइड से 90 डेज की आपके लिए एश्योरेंस टाइप की वारंटी है। अगर कुछ भी दिक्कत होती है, या तो मैं उसको ठीक करके दूंगा या मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेकिन कितने दिन तक? 90 डेज तक। इट्स एन एश्योरेंस टाइप वारंटी। इसके अंदर हम सामने वाले से कुछ पैसा नहीं मांग रहे। द एंटिटी ऑफर्स एन ऑप्शनल एक्सटेंडेड कवरेज प्लान। एंटिटी का एक और ऑफर है नया। आप कहीं से बाइक लेते हो ना, उसमें बोलता नहीं है सर 1 साल तक तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स कि कुछ भी हम देंगे, लेकिन एक और प्लान है आपके पास जिसके अंदर आप 2 साल तक एक्सटेंड भी करवा सकते हो। ओके, द एंटिटी ऑफर्स एन ऑप्शनल extended coverage plan under which it will replace or repair or replace any defected part from 3 years from the date from the expiration of the assurance type warranty। ठीक है, 3 साल का, कोई बात नहीं। Since the option extended coverage plan is sold separately सेल करता है, the entity determined that the 3 years of extended coverage represent a separate performance obligation। बिल्कुल, ये तो होना ही था सेपरेट, क्योंकि सर्विसेज वैसे भी तो होती हैं सोल्ड सेपरेटली। दैट इज अ सर्विस टाइप वारंटी गाइज, आ गई ना सर्विस टाइप वारंटी। अश्योरेंस टाइप वारंटी एंड सर्विस टाइप में डिफरेंस होता है, ठीक है। द टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस फॉर द सेल ऑफ कंप्यूटर एंड द एक्सटेंडेड वारंटी 36,000। मतलब दोनों का कंबाइंड प्राइस कितना है? 36,000। दोनों का कंबाइंड प्राइस कितना है? 36,000। द एंटिटी determined that the standalone selling price of the computer and the extended warranty is 32 and 4। अगर मैं सिर्फ कंप्यूटर बेचता हूं स्टैंड अलोन, सिर्फ कंप्यूटर का प्राइस कितना है? 32। अगर मैं सिर्फ ये वाली वारंटी सेल करता हूं 3 साल की, उसका सिंगल प्राइस कितना है? 4,000 रुपीज, जो कि इसके अंदर इंक्लूड ही है, तो 32,000, ठीक है, 36 ही हो गया। द इन्वेंटरी वैल्यू ऑफ द कंपनी 14,400। मतलब कि कंप्यूटर की वैल्यू कितनी थी? 14,400। मतलब गाइस वो 14,400 का कंप्यूटर 32 में सेल कर रहा है। कितनी लूट मचा रखी है इन्होंने यार। Furthermore, the entity estimate that based on its experience, it will incur 2,000 in cost to repair defect that arise within the 90 days coverage plan for the assurance type warranty। ये क्या बोलता है कि एंटिटी को एस्टिमेट है उसके एक्सपीरियंस के साथ कि इसको 2,000 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे, किसको ठीक करने के लिए? रिपेयर्स को ठीक करने के लिए, जो 90 डेज के अंदर आ रहे हैं, जो कि एश्योरेंस टाइप के अंदर कंप्लीट है, कवर्ड किए हुए हैं। तो बताओ जर्नल एंट्री। गाइस एक बात बताओ, अब एक गाइस बात बताओ, हमको क्या पूछी गई है? जर्नल एंट्री। तो बना दो जर्नल एंट्री, बहुत आसान है आपके लिए गाइस। क्या एंट्री होगी? कैश कितना आया मेरे पास? कितना कैश आया? 36,000। याद है ना गाइस, उसने क्या बोला? देखो कहां से आया कि द टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस फॉर द सेल ऑफ अ कंप्यूटर इज 36,000। 36 आया, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 36 आ गया। 2। अब गाइस मैं इसमें रिवेन्यू कितना बुक करूंगा? गाइस मैं इसमें रिवेन्यू कितना बुक करूंगा? आपको पता है गाइस, आप रिवेन्यू सिर्फ 32,000 का बुक करोगे, क्योंकि उसमें 4,000 रुपीज कौन से इंक्लूड है? सर्विस टाइप वारंटी के। यहां पे क्या जाएगी? टू कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, कितना? 4,000। यहां पे आ जाएगा सर्विस टाइप वारंटी। अब आपको पता है कि आपको 2,000 रुपीज
और खर्च करने पड़ेंगे। किसके लिए? कुछ डिफेक्ट को ठीक करने के लिए, बेस्ड ऑन द एस्टिमेशन ऑफ द एंटिटी। एंड ये कौन सी वारंटी है? एश्योरेंस टाइप। उसको कैसे डील करना है? एज पर इंड AS 37। तो जब भी कोई हमें खर्चे का अनुमान होता है तो क्या बनाते हैं उसका? 37 के अकॉर्डिंग प्रोविजन बनाते हैं। तो लिखिए गाइज यहाँ पे बन जाएगा गाइज आपका 2000 रुपीज का प्रोविजन फॉर द वारंटी। यहाँ पे आ जाएगा एक्सपेंस डेबिट, जो आपके कहां जाएंगे? P&L के अंदर जाएंगे। कितने? 2000। यहाँ पे बन जाएगा टू एश्योरेंस टाइप वारंटी प्रोविजन 2000 रुपीज का, ये एंट्री हो जाएगी। एंड आपको बताया था कि आपको 32,000 का सेल कर रहे हो, इसकी कॉस्ट कितनी है? 14,400। अब ये कहां पड़ा है? इन्वेंट्री के अंदर पड़ा है। तो खत्म करो ना गाइस, उठा के खत्म करो। अब इसकी एंट्री क्या आएगी? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट टू इन्वेंट्री 14,400। खत्म करो गाइस। ओके, ऐसे किया हुआ है। देखो 36,000 जितना पैसा हमारे पास आया, एंड उसमें से हमारी एक्चुअली जो रिवेन्यू है वो कितनी है? 32,000। एंड कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी कितनी है? 4,000, क्योंकि ये सर्विस टाइप वारंटी है। एंड टू एक्रूड वारंटी कॉस्ट, दिस इज हमने क्या बना दिया? इसका प्रोविजन बना दिया 2,000 रुपीज का, और हमने इसको इन्वेंट्री से डिरिकॉग्नाइज कर दिया क्योंकि हमारा माल सेल हो गया। ओके, डन हो गया जी। जो 36 है गाइज, ये भी सेम टू सेम है, सेम टू सेम ऊपर वाले की कॉपी पेस्ट है। क्या बोलता है कि एंटिटी सेल 100 अल्ट्रा लाइव बैटरी फॉर 2,000 ईच। 100 बैटरी बेचता है 2,000 ईच की। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 100 बैटरी इंटू 2,000 कितनी हो गई? 2 लाख रुपीज। ओके, एंड प्रोवाइड द कस्टमर विद अ 5-year गारंटी। 5 साल की गारंटी दे रहा है। द बैटरी withstand the element and continue to perform the specification की 5 साल की पूरी इसकी आपको वारंटी है। The entity which normally provides a 1-year guarantee to customer। वेट, नॉर्मली एंटिटी 1 साल की गारंटी प्रोवाइड करती है कस्टमर को। नॉर्मली एंटिटी 1 साल की वारंटी प्रोवाइड करती है कस्टमर को, एंड इसने इस कॉन्ट्रैक्ट में कितनी है? 5 साल की गारंटी। मतलब गाइज इसी कॉन्ट्रैक्ट में कितने साल की वारंटी है? 5 साल की वारंटी। ओके, चलो अल्ट्रा लाइफ बिलीव डिटरमाइन दैट ईयर 2 through 5 represent a separate performance obligation कि ईयर 2 to 5, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो हमारा किसमें है कवर? वारंटी के अंदर। एंड ये कौन सी वारंटी है? अश्योरेंस टाइप वारंटी। ये कौन सी वारंटी है? अश्योरेंस टाइप वारंटी। क्योंकि गाइस एक बात बताओ, आपने चाहे उसको प्राइस, चाहे आपने उसको 100 रुपीज में सेल किया हो, आपने चाहे उसको एक बैटरी 100 रुपीज की सेल की हो, अगर उसमें गाइस 5 साल की वारंटी है ना, अगर उसमें 5 साल की वारंटी है, एंड हम नॉर्मली कस्टमर को 1 साल की वारंटी कर रहे हैं, हमने इसमें 5 साल की दी है, तो हमने 4 साल की इसमें एक्स्ट्रा वारंटी दी है। तो इसके अंदर गाइस 4 साल का पैसा भी इंक्लूड है। इंड AS 115 ये मान के चलता है कि आपने कोई भी चीजें फ्री में नहीं दी, चाहे इसके साथ 15-20 एलिमेंट और होते हैं, फर्क नहीं पड़ता, हमें ये 100 रुपए को सब में एलोकेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी वो सेपरेटली परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। अगर कोई दूसरा बंदा उस कंपनी से ठीक करवाने आता है, उसकी जो भी उसकी वारंटी लेने आता है, तो उस कस्टमर को एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब गाइज ईयर 2 to 5 वाली जो वारंटी है इसकी क्या है? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, एंड जो उसका प्राइस है वो इसके अंदर इंक्लूड है, उसको हमको अपोर्शन करना पड़ेगा। हम अभी रेवेन्यू नहीं बुक कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने उसको सर्विस दी ही नहीं। जब तक हम उसको सर्विस दे नहीं सकते तब तक हम रेवेन्यू कैसे बुक करेंगे? जब तक कंट्रोल ट्रांसफर नहीं होगा तब तक नहीं कर सकते। यहां पे रेवेन्यू सिर्फ किसकी बुक होगी? बैटरीज की, जो हमने बैटरीज को डिलीवर की हैं। जब 2 से 5 साल के बाद जब हम उसको सर्विस पे कर देंगे तब उसकी रेवेन्यू बुक कर लेंगे। ठीक है। द एंटिटी डिटरमाइन दैट 170 of 2 lakh ट्रांजेक्शन प्राइस शुड बी एलोकेटेड टू द बैटरीज। कहता है 2 लाख में से काम करो 1,70,000 किसको एलोकेट कर दो? बैटरी को कर दो। तो मतलब बाकी 30,000 किसका बन गया? सर्विस का। लेकिन सर्विस आपने अभी तो दी नहीं गाइस, 1 साल के बाद दोगे। तो मतलब जब सर्विस दोगे उसी महीने में उस जो भी रेवेन्यू है वो बुक होती रहेगी।
ठीक है ना, क्योंकि हमने भी कंट्रोल ट्रांसफर नहीं किया, हमने कुछ भी ट्रांसफर नहीं किया, हमने सामने वाले को सर्विस दी नहीं अभी, तो उसकी रेवेन्यू आज तो बुक हो नहीं सकती किसी भी हालत में। तो मतलब कि हमारी पास कितना कैश आया, 2 लाख। ओके, टू रिवेन्यू कितना बुक करेंगे, सिर्फ बैटरी का, सिर्फ बैटरी का कितना, 1,70,000। बाकी 30,000 क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी बन गई हमारी 30,000, किसकी, सर्विस वारंटी की 30,000 रुपीज। अब जो 1 साल की वारंटी थी वो कौन सी थी, एश्योरेंस टाइप वारंटी, जो कि मेरी एंटिटी खुद वारंटी प्रोवाइड करती है। इंडियस 115 क्या बोलता है, उसको ट्रीट करो एज पर इंडियस 37, उसको ट्रीट करो एज पर इंडियस 7। एंड अगर एंटिटी की कॉस्ट कितनी है, 1 पर बैटरी, 1 रुपया पर बैटरी, और ये कितनी बैटरी है, 100 बैटरी, तो कितना बनेगा प्रोविजन, 100 रुपए का। कितना बनेगा, 100 रुपए का। ये 10,000 लिख दिया, गलत लिख दिया, ये आएगा 100 रुपीज, 100 रुपीज। या तो ये यहाँ पे 100 लिखता, अगर यहाँ पे 100 लिखता तो ठीक है 10,000, लेकिन अगर यहाँ पे 1 रुपया ना गाइस, तो यहाँ पे 100 रुपये आ जाएगा। ओके गाइस, समझ गए ना। एश्योरेंस टाइप जो इंडियस 115 क्या बोलता है कि जो एश्योरेंस टाइप वारंटी है ना, वो सामने वाले का खुद का खर्च है, वो सामने वाले का खुद का खर्च है, वो खर्चा कर रहा है। लेकिन जो सर्विस टाइप वारंटी है वो एक्सटेंडेड वारंटी है, उसके को सेपरेटली पैसे पे करता है सामने वाला दूसरा बंदा, एंड दे आर कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट। एंड अगर वो उसी सिंगल पैकेज के अंदर इंक्लूड है ना, तो हमें उस पैकेज को तोड़ना पड़ेगा एलोकेट करने के लिए, किसको, रेवेन्यू को। समझे ना गाइस। चलो अब आ गया 50 क्वेश्चन। होपफुली गाइस समझ आ रहा होगा आपको, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है गाइस। अब आता है 50 क्वेश्चन। क्या हेडिंग दी है गाइस इसने हेडिंग दी है नॉन कैश कंसिडरेशन फ्री एडवर्टाइजमेंट। आपको पता है कि अगर कोई भी पार्ट नॉन कैश में हो ना, तो उसकी फेयर वैल्यू से हम इसको इंक्लूड मान लेते हैं। चलिए, प्रोडक्शन कंपनी वाई सेल अ टेलीविजन शो टू टेलीविजन कंपनी एक्स, ठीक है। द कंसिडरेशन अंडर द अरेंजमेंट इज फिक्स अमाउंट ऑफ 1,000, एक तो 1,000 रुपीज कैश में है, एंड 100 एडवर्टाइजिंग स्लॉट, ये किस में आ गया, नॉन कैश में। कहता मैं आपको एक तो 1,000 रुपीज दूंगा, एक आपको 100 एडवर्टाइजमेंट स्लॉट दे दूंगा। क्या दूंगा, स्लॉट दे दूंगा। वाई डिटरमाइंस दैट द स्टैंडर्ड प्राइस सेलिंग ऑफ द शो वुड बी 1,500 बेस्ड ऑन मार्केट रेट। वाई डिटरमाइंड दैट द फेयर वैल्यू ऑफ एडवर्टाइजमेंट स्लॉट इज 600। कहता कि टोटल प्राइस कितना, कहता है कि टोटल प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस वो है 1,500, लेकिन गाइस मार्केट रेट के अकॉर्डिंग, मार्केट रेट से ये जो एडवर्टाइजिंग स्लॉट है ना, इसकी वैल्यू है 600 रुपए। अब एक बात बताओ, सबसे पहले क्या बात बोलता है कि जो कैश में है उसको कैश में रखो, प्लस जो आपको नॉन कैश कंसिडरेशन मिली है उसकी वैल्यू चेक करो, वैल्यू कितनी है। 100 एडवर्टाइजमेंट स्लॉट की वैल्यू कितनी है, 600, तो 600 तो 1,600 रुपए हमारा ट्रांजैक्शन प्राइस हो जाएगा। तो 1,600 रुपए हमारा ट्रांजैक्शन प्राइस हो जाएगा। अगर बाय चांस गाइस, अगर बाय चांस ये लाइन हमारे पास ना दी होती, अगर ये लाइन हमारे पास ना दी होती, मतलब यहां रोक देता, तो कितना बन जाता, फिर हमारे पास 1,500 ही हो जाता, क्योंकि हमको फेयर वैल्यू पे लेके आना है सेलिंग प्राइस पर स्टैंड अलोन, तो वो कितना है 1,500। लेकिन हमारे पास ये लाइन है, तो हम इसलिए ये कंसीडर करेंगे सेकंड वाला, क्योंकि जो कैश में मिला कैश में लो, प्लस जो हमको नॉन कैश में मिला उसकी वैल्यू देखो कि उसकी वैल्यू कितनी है मार्केट के अंदर। समझ गए गाइस, यहाँ पे आएगा ट्रांजैक्शन प्राइस कितना है 1,600। होपफुली समझ आ गया होगा। अब अगला है 53, 58, 53 पे चलते हैं गाइस। चलो चलो गाइस, 53 क्वेश्चन आ गया। क्या बोलता है, कस्टमर सी इज इन द मिडल ऑफ अ 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बीच में खड़ा है विद टेलीकम्युनिकेशन बी लिमिटेड। कस्टमर सी इट्स करंट वायरलेस सर्विस प्रोवाइडर, जो कि ये है,
मतलब टेलीकम्युनिकेशन बी से उसने कुछ वाईफाई की सर्विसेज परचेज की हुई है एंड वुड बी रिक्वायर्ड टू पे एन अर्ली टर्मिनेशन पेनल्टी। कहता अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट बी में बीच में छोड़ दिया कस्टमर सी ने तो उसको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे। इफ सी कैंसल द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट विद बी लिमिटेड एंड साइन अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट विद डी लिमिटेड। कहता है कि वो डी से कहता है कि इफ सी कैंसल द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट विद बी लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है एंड साइन अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट विद टेलीकम्युनिकेशन डी लिमिटेड फॉर 800 पर मंथ, देन डी लिमिटेड प्रोमिसेस एट कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन टू गिव सी अ वन टाइम क्रेडिट ऑफ 2000। The amount of port in credit does not depend on the volume of service purchased by C during the 2-year contract। कहता है कि काम करो, डी बोलता दूसरा बंदा कहता काम करो सर, टेलीकम्युनिकेशन बी को मारो गोली, वो बेकार बंदा, हम अच्छे बंदे हैं, हम आपको देंगे सर्विस 800 रुपए एक महीने के, हम आपको देंगे सर्विस 800 रुपए एक महीने के। एंड कॉन्ट्रैक्ट कितना है 2 साल का लिखा है ना, 2 साल का, तो 2 साल में कितने मंथ होते हैं 24। अब देखो 24 इंटू 800, सर हम 2 साल में आपसे लेंगे 19,200 रुपए। मैंने कहा ठीक है भाई ले लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर एक दिक्कत है, मुझे ना टेलीकम्युनिकेशन ना बी वाले को पैसे पे करने पड़ेंगे, अगर मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया मैं तो नुकसान में आ जाऊंगा, मेरे को क्या बेनिफिट है। फिर सामने वाला बोलता जो डी कंपनी है, सर हम जुबान के पक्के हैं, हम काम करते हैं, आप हमारे कस्टमर हो, हमसे पहली बार बात कर रहे हो, हम आपको जितनी पेनल्टी मांगता है हम आपको उसके पैसे देंगे, आप जाके उसके मुंह पे मार के आओ, लो तेरे पैसे, हम तुझसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं रख रहे, तुझसे कोई भी रिश्ता नहीं है मेरा, जा जी ले अपनी जिंदगी। ये कौन बोल रहा है, टेलीकम्युनिकेशन डी वाला। अब टेलीकम्युनिकेशन डी वाले को कितनी मिलेगी रिवेन्यू, 19,200 मिलेगी ना, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन वाला कितने पैसे लेगा 800 रुपए, कितने साल के 2 साल के, तो 800 इंटू 24 मंथ के कितने अकॉर्डिंग बनता है 19,200, एंड पेनल्टी कितनी है 2000, तो ये पेनल्टी अपनी रिवेन्यू से माइनस कर देगा। क्योंकि एज पर इंडियस 1 आपने पढ़ा होगा कि ऑफसेटिंग के अंदर दोनों चीजें ऑफसेट हो सकती हैं अगर वो बिल्कुल इंटररिलेटेड हैं, अगर वो बिल्कुल इंटररिलेटेड हैं तो ये आपस में इंटररिलेटेड हैं, तो कितनी ट्रांजेक्शन प्राइस आएगी 17,200। ओके 17,200 समझ आ गया होपफुली आपको। गाइस समझ आया कि नहीं आया बताओ। अब गाइस चलते हैं 58 नंबर सवाल पर, अभी हमारी गाड़ी जाएगी 58 नंबर सवाल पर। चलो सर चलो, गाड़ी को स्पीड मत लगाने दो, ब्रेक मत लगाने दो, चलो फटाफट। ओके बॉस चलते हैं। अरे सर ऊपर चला गया 5800 ना, हाँ गाइस ऊपर चला गया 5800 भाई। चलो आ गया 58 क्वेश्चन नंबर हमारे सामने, बहुत ही सिंपल सवाल है। टेलीकम्युनिकेशन जी लिमिटेड ग्रांट अ वन टाइम क्रेडिट ऑफ 50 टू अ कस्टमर इन मंथ 14 ऑफ अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट। टेलीकम्युनिकेशन ने किसी कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था 2 साल का, मतलब 24 मंथ्स का, ठीक है। एंड जब गाड़ी पहुंची 14 मंथ के अंदर, जब गाड़ी पहुंची 14 मंथ के अंदर, उसने 50 रुपीज का उसको क्या दे दिया, क्रेडिट दे दिया, वन टाइम क्रेडिट, 50 रुपए माफ कर दिए कि जाओ तेरे 50 रुपए माफ, कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था जो भी अमाउंट का उसमें से 50 रुपीज माफ। कब किया 14 मंथ में किया। ओके द क्रेडिट इज डिस्क्रिशनरी, उसने अपनी खुद की उससे दिया, मर्जी से दिया, किसने जी ने, एंड इस ग्रांटेड एज अ कॉमर्शियल गेस्चर, हमारा प्यार साबित करने के लिए हमको दे दिया। नॉट इन रिस्पॉन्स टू प्रायर सर्विस इशू, मतलब ऐसी कोई बात नहीं थी कि उसने अपना काम सही नहीं किया, काम सही किया बिल्कुल, लेकिन फिर भी दे दिया 50 रुपए का क्रेडिट, ले लो भैया कोई दिक्कत नहीं है। द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड अ सबसाइड हेडसेट एंड अ वॉइस डेटा प्लान, काफी कुछ है। जी लिमिटेड डज नॉट रेगुलरली प्रोवाइड दीज क्रेडिट एंड देयरफॉर कस्टमर डज नॉट एक्सपेक्ट टू बी ग्रांटेड, कस्टमर को भी एक्सपेक्टेड नहीं था लेकिन उसने प्यार दिखाने के लिए क्रेडिट दे दिया। ऐसा ही होता है हमारे साथ, हम किसको प्यार करते हैं, हम किससे एक्सपेक्ट नहीं करते, जब कोई सामने से बोल देता है आई लव यू, ओहो भाई हम बोलते हैं क्या हो गया भाई, इतनी खुशी आज तक नहीं। गाइस ऐसा हुआ है किसके साथ, कस्टमर के साथ। तो बताओ इंडियस के अंदर कैसे अकाउंट की जाएगी, आपको पता होगा गाइस इंडियस क्या बोलता है कि आपको रिवेन्यू कैसे बुक करनी है, कम्युलेटिव कैचअप लगा के, कम्युलेटिव कैचअप वाला मेथड लगा के। अब बताओ 50 रुपीज का क्रेडिट दिया,
कौन से मंथ में दिया? 50 रुपीज का क्रेडिट कौन से मंथ में दिया? 14 मंथ के अंदर दिया। एंड कॉन्ट्रैक्ट कितने मंथ का है? 24 मंथ का। मतलब कितने मंथ अभी रिमेनिंग है? 10 मंथ अभी रिमेनिंग है। जो क्रेडिट कितने का? 50 का। तो 50 डिवाइड बाय 10 मंथ, मतलब हर मंथ के अंदर आपको 5 रुपीज अमोटाइज करने पड़ेंगे। हर मंथ के अंदर आपको 5 रुपए अपनी हर साल की रेवेन्यू में से कम करने पड़ेंगे। मान लो कॉन्ट्रैक्ट है 100 रुपीज का पर मंथ का, तो आपको अगले साल कितनी रेवेन्यू बुक करनी पड़ेगी? 95। उससे अगले साल 95 ऐसे, क्योंकि हमको जो अपनी रेवेन्यू है कैसे बुक करनी है? कंप्लीटली बुक करनी है। कोई भी चेंज आता है तो हमको पूरा आगे तक उसका इंपैक्ट लेके आना है। इट्स अ कम्युलेटिव कैचअप अप्रोच। हमें कम्युलेटिव कैचअप अप्रोच यूज करनी है। कोई भी क्रेडिट मिलता है हमें अपोर्शन करना है आगे तक जाके। ओके, चलो गाइस। ओके, अभी आगे कौन सा था? 69। चलो भाई, अब 69 पर चलते हैं हम जाके। आओ गाइस, चल आ जाओ। हम 69 पे आ चुके हैं। एन एंटिटी अ म्यूजिक रिकॉर्ड लेबल, एक एंटिटी है जो एक म्यूजिक रिकॉर्ड लेबल है। लाइसेंस टू अ कस्टमर ए 1975 रिकॉर्डिंग ऑफ अ क्लासिकल सिम्फोनी बाय अ नोटेड ऑर्केस्ट्रा। मतलब मेरी एक कंपनी है, मान लो कि मैं म्यूजिक एल्बम करता हूँ रिकॉर्ड, एंड मैंने किसी कस्टमर को, मेरी एक एल्बम है जो 1975 की ना, काफी अच्छी सारी उसकी क्या है, उसमें काफी अच्छे अच्छे सॉन्ग है क्लासिकल्स, मैंने 2 साल के लिए किसी को लाइसेंस पे दे दी कि तू इसको यूज कर सकता है, कहीं भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने किसको दी? कस्टमर को। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। ठीक है। द कस्टमर अ कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी, ये कस्टमर है, एक कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी है, हैज अ राइट टू यूज द रिकॉर्डेड सिम्फोनी इन ऑल कमर्शियल, कहीं भी यूज कर सकता है, टेलीविजन पे, रेडियो पे, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पे, फॉर 2 ईयर्स इन अ कंट्री ए। आपको पता है, जैसे आप कोई आप टीवी के अंदर देखते हो, एम टीवी 9 XM चैनल होती है ना, मस्ती, इसमें सॉन्ग आते हैं, आपको पता होगा ना, इसमें सॉन्ग आते हैं, भीगी भीगी रातों में, बरसातों में, आज ब्लू है पानी पानी, अभी सारे सॉन्ग। आपको क्या लगता है कि इनको सॉन्ग फ्री में मिल गए? नहीं गाइस, जिसके राइट्स परचेज करने पड़ते हैं आपको, जिस एल्बम ने वो गाना बनाया है। फॉर एग्जांपल, एल्बम है, लेबल है यशराज का, तो आपको यशराज से जाके पहले उसके राइट परचेज करने पड़ेंगे, उसका लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा, तब जाके आप उसको यूज कर सकते हो। वही इस केस में हो रहा है। 2 साल के लिए चलाएंगे। इन एक्सचेंज फॉर प्रोवाइडिंग द लाइसेंस द एंटिटी रिसीव्ड फिक्स कंसिडरेशन ऑफ 50,000 पर मंथ। कहता जब भी आप एक्सचेंज करोगे इस लाइसेंस का, आपको मिलेंगे 50,000 पर मंथ। द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट इंक्लूड एनी गुड्स एंड सर्विसेज, कोई और काम नहीं है। द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन कैंसिलेबल, कुछ कैंसिलेशन क्लोज नहीं है। डिटरमाइन हाउ द रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड, रिवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करोगे गाइस? रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के हमारे पास 2 होते हैं मेथड। एक तो होता है ओवर टाइम, एक होता है ओवर टाइम, एक होता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। गाइस सॉरी, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है कि जैसे ही सर्विस दी, मतलब अभी सारी की सारी रेवेन्यू बुक कर लो। ओवर टाइम का मतलब क्या होता है? ओवर टाइम का मतलब ये होता है गाइस कि आपको जो भी रेवेन्यू है ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको थोड़ा थोड़ा करके बुक करना है आपका रेवेन्यू। एंड ओवर टाइम की 3 कंडीशन है कि ओवर टाइम आप कब कब कर सकते हो? व्हेन एंटिटी किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रही है एंड सामने वाला उसको कंज्यूम कर रहा है, या एंटिटी उसको कुछ गुड्स प्रोवाइड कर रही है, सामने वाला उसको कंज्यूम कर रहा है। सेकंड क्या होता है कि एंटिटी इज क्रिएटिंग अ स्पेशल असेट फॉर द अदर कंपनी। ठीक है। थर्ड क्या है? एंटिटी एक ऐसा असेट कर रही है क्रिएट जो किसी और के लिए यूज नहीं हो सकता, वो स्पेशल है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो कहां पे जाएगा? वो जाएगा ओवर टाइम के लिए।
लेकिन गाइज इस केस के अंदर क्या हो रहा है, इस केस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, नॉन कैंसिलेबल। आखिर के 2 पॉइंट तो खत्म ही हो गए इसके अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी पर्टिकुलर असेट, कोई भी चीज नहीं बन रही सामने वाले के लिए। हमने सामान दिया, पैसे आ गए, बात खत्म हो गई, एट द पॉइंट ऑफ टाइम खत्म हो गई। इसके अंदर गाइस दोनों केस बन सकते हैं। आप इसको ओवर टाइम भी बुक कर सकते हो। ओवर टाइम कैसे बुक कर सकते हो? ओवर टाइम ऐसे बुक हो सकता है कि 50,000 पर मंथ है, एंड जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है, 2 साल का है। तो जैसे कि 1 मंथ की सर्विस कंप्लीट हुई, आपको 50,000 आपने अपनी बैलेंस शीट, अपनी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 50,000 की रेवेन्यू बुक कर दी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। का मतलब क्या है कि आपने 50,000 इंटू 24, मतलब आपने 12 लाख रुपए आज ही बुक कर दिए। इसका मतलब होता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कि आपने 12 के 12 लाख रुपए अपनी बैलेंस शीट, अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आज ही बुक कर दिए। एंड ओवर टाइम का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने कुछ आपको, जैसे कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट है 1 साल का, कि आपको मैं 1 साल तक दूंगा सर्विसेज, एंड उसके चार्जेस है 5,000 पर मंथ। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही 1 मंथ कंप्लीट हुआ, मैंने 5,000 रुपीज बुक कर लिए। जैसे ही अगला मंथ कंप्लीट हुआ, मैंने फिर से 5,000 बुक कर लिए। लेकिन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में ही आज ही 1 लाख बुक करो, खत्म करो। फॉर एग्जाम्पल बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट किया आईपीएल का 5 साल के लिए, किसको, वीवो को। तो उसने कैसे कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, उसने किया होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, ओवर। जैसे ही एक आईपीएल खत्म हुआ, उसकी जो इनकम है बुक कर ली, बाकी खड़ी है। अगला आईपीएल कंप्लीट हुआ, उसकी फिर बुक कर ली। इसके अंदर गाइस आपको कंडीशन देखनी पड़ेगी, लेकिन इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, नॉन कैंसिलेबल है, कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो आप एक काम करो, आज ही पूरी की पूरी बुक कर लो, ऐसा हो सकता है इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन गाइस ओपन एंडेड क्वेश्चन है। हालांकि इस क्वेश्चन में ज्यादा चांस हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर ज्यादा चांसेस हैं कि जो रेवेन्यू बुक हो, ये बुक हो एट द पॉइंट ऑफ टाइम, कि अभी बुक करो, खत्म करो एट द पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि एक तो कॉन्ट्रैक्ट नॉन कैंसिलेबल है, सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। सेकंड पॉइंट क्या है कि हम इसके अंदर कोई भी अदर गुड्स एंड सर्विस नहीं दे रहे किसी एंटिटी को, हम सिर्फ एक ही सर्विस दे रहे हैं, कौन सी, रिकॉर्डिंग की, जो हम उसको दे चुके हैं 2 साल के लिए आज का लाइसेंस। तो इसकी रेवेन्यू कैसे बुक होएगी, एट द पॉइंट ऑफ टाइम, आज ही 12 के 12 लाख रुपए अपनी प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम बुक की जाएगी। कौन करेगा, एंटिटी जो म्यूजिक रिकॉर्ड लेबल तैयार करती है। समझ आएगा इस, चलो बहुत बढ़िया। अगला कौन सा है, 70। देखो गाइस, सॉफ्टवेयर कंपनी एक्स लाइसेंस इज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू कस्टमर बी। ठीक है, मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी है, मैंने किसी कस्टमर को अपना सॉफ्टवेयर लाइसेंस पे दे दिया कि इसको अपना सॉफ्टवेयर यूज करने का क्या दे दिया, राइट दिया, और क्या दिया, ओके। अंडर दिस एग्रीमेंट एक्स कंपनी विल प्रोवाइड अपडेट और अपग्रेड व्हेन ऑन इफ एंड अवेलेबल बेसिस। ओके, ठीक है, जब भी कोई अपडेट आएगी, कुछ भी अपग्रेड आएगी, तो मैं आपको कस्टमर को जब भी आएगी तो हो जाएगी एलोकेट, कोई दिक्कत नहीं है। वाई कैन चूज वेदर टू इंस्टॉल देम, एंड वाई की मर्जी है। अब मर्जी किसकी है, वाई की। वाई बोलता कि नहीं भैया मेरा सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है, मुझे कोई अपडेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वाई को लगता है कि नहीं सर मुझे अपडेट की रिक्वायरमेंट है सॉरी गाइस, अगर वाई को लगता है कि मुझे अपडेट्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो उस अपडेट्स को इंस्टॉल करवा सकता है। ये किसके ऊपर है, ये वाई के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि अगर अपडेट इंस्टॉल्ड ही नहीं हुई तो कुछ नहीं हो सकता। इसमें ऐसा है कि अपडेट आ गई है, आपको अपडेट करनी है या नहीं करनी है, आपकी मर्जी है। इट्स लाइक अवर विंडोज, आप विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10 जो भी यूज करते हैं, उसमें हर रोज अपडेट आती रहती है, एंड माइक्रोसॉफ्ट आपको अपडेट कंफर्म देता है, ठीक है। लेकिन उसमें आपकी मर्जी है ना कि आपको अपडेट इंस्टॉल करनी है या नहीं करनी, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है। वाई एक्सपेक्ट दैट X will undertake no other activity will change the functionality of the software, कि ऐसी कोई भी एक्टिविटीज नहीं है जो फंक्शनैलिटी चेंज करेगी, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द लाइसेंस। इसमें इसको ये पूछना चाहिए था कि हाउ द रेवेन्यू विल बी एलोकेटेबल ऑन द लाइसेंस। इसकी जो आपने जो लाइसेंस उसको आज दे दिया वाई कंपनी को, ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, तो उसकी जो रेवेन्यू है आज ही बुक करके खत्म हो जाएगी। इसका नेचर है एट पॉइंट ऑफ टाइम, एट पॉइंट ऑफ टाइम, जब भी अपडेट आएगी तब देखेंगे। मतलब आज आपने उसको लाइसेंस दिया,
ठीक है, आज दिया, पैसे लो, खत्म करो। बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अपग्रेड मिलेंगे, इसमें दिया है, क्या लिखा है इसमें, देखते हैं क्या लिखा है। देयरफॉर द सॉफ्टवेयर लाइसेंस provide a right to use the IP at a satisfied point of time. It is not over a time. Over a time कब बुक होती है, जब हम कुछ ओवर अ टाइम का मतलब क्या होता है कि जो भी रिवेन्यू है वो आज बुक नहीं की जाएगी, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का टाइम है उसके अकॉर्डिंग बुक की जाएगी। उसमें 3 कंडीशन में से एक सेटिस्फाई होनी कंपलसरी है। पहला क्या है कि एंटिटी ट्रांसफर सम गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर एंड कस्टमर टेकिंग बेनिफिट फ्रॉम इट। सेकंड क्या है, एन एंटिटी क्रिएटिंग एन असेट फॉर द कंपनी, जो उसके यूज आ रहा हो। थर्ड क्या है कि एंटिटी ने कुछ एक ऐसा कि एंटिटी ने एक ऐसा असेट तैयार करने की कोशिश की है जो अभी उसके यूज नहीं आया, लेकिन वो एक स्पेशल टाइप ऑफ नेचर का है। तो इस केस में रिवेन्यू एलोकेट करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि अगर 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, जो रिवेन्यू है वो 5 साल में इक्वली अमोर्टाइज किया जाएगा। लेकिन एट द पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर क्या होगा कि पूरा का पूरा रिवेन्यू आज ही हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में बुक हो जाएगा। ओके, चलो अब 71 की बात करनी है। फिल्म स्टूडियो सी ग्रांट्स अ लाइसेंस टू कस्टमर डी टू शो अ कंप्लीटेड फिल्म। फिल्म स्टूडियो को बोला गया, भैया आप एक फिल्म शो कीजिए। सी प्लान्स टू अंडरटेक द सिग्निफिकेंट मार्केटिंग एक्टिविटी दैट इट एक्सपेक्ट विल अफेक्ट बॉक्स ऑफिस रिसीप्ट फॉर द फिल्म। The marketing activity will not change the functionality of the film, but they could affect the value. Guys, ये तो ये बात हो गई कि मैं एक थिएटर वाला हूं, ठीक है। हम खुद पे लेते हैं सारे एग्जांपल। मैं एक थिएटर वाला हूं, ठीक है। चलो जी, आप हो प्रोड्यूसर, आपने बनाई फिल्म एंड आपने मुझे फिल्म के क्या दिए हैं, राइट दिए हैं कि आप थिएटर में यूज कर सकते हो, उस मूवी को आप शो कर सकते हो, ठीक है। मैंने उसके कुछ पैसे पे कर दिए आपको। सी प्लान टू अंडरटेक, अब जो आप हो, आप जो प्रोड्यूसर हो, आप क्या कर रहे हो, आप उस फिल्म के लिए कुछ मार्केटिंग एक्टिविटी कर रहे हो, किसी शो में जा रहे हो, कोई नया फंक्शन कर रहे हो, कुछ नए गाने लॉन्च कर रहे हो, कुछ नई एक्टिविटीज कर रहे हो, जिससे आपको लगता है कि आपकी बॉक्स ऑफिस की सेल इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन एक बात बताओ गाइस, एक बात बताओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि आप मार्केटिंग एक्टिविटी करो या ना करो, उससे जो मेरी फिल्म है वो तो रन होगी ही। कस्टमर चाहे 5 आए चाहे 20 आए, जो फिल्म का लाइसेंस है वो तो कैंसिल हो नहीं सकता ना। तो ये नेचर क्या है गाइस, इसका नेचर है राइट टू यूज एट पॉइंट ऑफ टाइम। ये राइट ऑफ यूज हो जाएगा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है ना। ओके, इट इज नॉट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इट इज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। पैसा दिया, खत्म, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। 72 गाइड थोड़ा सा गुड क्वेश्चन है, लेकिन आसान भी है गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन तो अच्छा है लेकिन आसान भी है। असेसिंग द नेचर ऑफ द टीम, स्पोर्ट्स टीम डी आप इसको मान सकते हो आरसीबी। हालांकि आरसीबी अभी तक हार गई है, कोई भी आईपीएल नहीं जीत पाई। मेरी खुद की फेवरेट टीम है आरसीबी। दुख होता है गाइस, कोई बात नहीं। कोरबो लोरबो जीतबो, कुछ तो आएगा। एंटर इनटू, ये कोलकाता बोल दिया आपने, कोई नहीं यार, सभी अपने हैं, क्या दिक्कत है। स्पोर्ट्स टीम डी मतलब आरसीबी एंटर इनटू अ 3-year एग्रीमेंट टू लाइसेंस दिस टीम नेम। आईपीएल 2020 का लाइव एग्जांपल बोट का, अगर किसी ने बोट का कोई सामान परचेज किया हो ना, उस पे देखना, उस पे चेन्नई सुपर किंग्स का, किंग्स 11 पंजाब का लोगो छपा रहा है। बोट के ऊपर चेन्नई सुपर किंग्स का, किंग्स 11 पंजाब का लोगो छपा रहा है। क्यों? क्योंकि बोट ने सामने वाली टीम को पैसे दिए हैं। बोट ने सामने वाली टीम को पैसे दिए थे ताकि बोट उस कंपनी का नेम एंड लोगो यूज कर सके अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, ताकि उसकी एक्स्ट्रा मार्केट के अंदर पहुंच हो जाए और उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाए। ये की थी बोट ने। सेम उसी टाइप का एग्जांपल है आपके सामने यहाँ पे। ओके गाइस, देखो, चलो, कहता आरसीबी एंटर इनटू अ 3-year एग्रीमेंट, 3 साल का है ये, 3 साल का एग्रीमेंट है कि 3 आईपीएल के अंदर ऐसा करना है टू लाइसेंस इस टीम नेम। भाई तुम मेरा आरसीबी का टीम नेम एंड मेरा लोगो अपने टू अपेयर मेकर है, एक बंदा है जो क्लोथ बनाता है, उसको दे दिया। द लाइसेंस
permits M to use the team name and logo on its product अपने including display product and in its advertisement और marketing material। जब भी कोई बोट की एड आती थी तो देखना उसके अंदर उस टीम के जो प्लेयर्स थे वो बोलते थे वाह वाह क्या स्पीकर है, क्या हेडफोन है, सब कुछ है। तो ऐसा भी वो कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बोला है डिटरमाइन द नेचर ऑफ लाइसेंस इन द अबव केस। नेचर का मतलब है कि राइट टू यूज या तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पास हो गया या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पास हो गया। गाइज इसमें हो जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये एट अ पॉइंट ऑफ ट्रांसफर नहीं है, क्योंकि एक तो ये 3 साल का एग्रीमेंट है, कोई 1 साल का एग्रीमेंट नहीं है। इसके अंदर क्या होगा गाइस, इसके अंदर जो टीम की भावना है ना, जो टीम की कंपैटिबिलिटी है वो भी देखनी पड़ेगी हमको। अगर स्पोर्ट टीम डी ने कोई खेल भावना से बेकार काम कर दिया, अगर कुछ मैच फिक्स कर दिया, तो जो स्पोर्ट्स टीम डी है, जो कंपनी डी है, मतलब आरसीबी का जो नाम है वो तो वेस्ट हो जाएगा, वो तो मिट्टी में हो जाएगा, मिल जाएगा। तो क्या बोर्ड उसको अपने प्रोडक्ट के अंदर यूज कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि उससे उसका भी नाम खराब हो जाएगा। किसका? बोर्ड कंपनी का। तो इसलिए गाइस इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एलोकेट किया जाएगा, ये एट द पीरियड ऑफ टाइम लाइसेंस नहीं हो सकता। इट इज द ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये होगा ओवर द टाइम, क्योंकि इसके अंदर वो 3 साल तक, क्योंकि वो 3 साल तक खेलेगी ना, जब खेलेगी उसका नाम यूज करेगी, 3 साल के अंदर एक्टिविटी हो रही है ना, बिकॉज स्पोर्ट टीम डी सर्विस दे रही है हमको, स्पोर्ट टीम डी सर्विस दे रही है हमको, तो ये लाइसेंस 3 साल तक है, तो ये हो जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सेकंड क्या बोलता है, मॉडिफाइंग अबव फैक्ट। आरसीबी ने कोई गेम गुम नहीं खेले कुछ साल तक, एंड द लाइसेंसर इज ब्रांड कोलेक्टर बी। आरसीबी का ब्रांड कोलेक्टर बी है, मतलब क्या बोल, देखो एन एंटिटी दैट एक्वायर आईपी सच एज ओल्ड टीम और ब्रांड नेम एंड लोगोस फॉर डिफाइंड एंटिटी और दोज इन द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। ठीक है। B business model is to license the IP or obtained settlement from entity that use the IP without permission, without undertaking any ongoing activity to promote or support the IP। क्या बोलता है, इतना बड़ा लिख दिया, छोड़ दो। क्या बोलता है कि आरसीबी का जो, आरसीबी ने कोई मैच नहीं खेले, आरसीबी बहुत अच्छी टीम है वैसे, हाइपोथेटिकली सोच लो, हाइपोथेटिकली सोच लो कि आरसीबी ने कोई मैच नहीं खेला, कोई गेम नहीं खेले, एंड लाइसेंसर इज ब्रांड कोलेक्टर बी। ठीक है, एक बंदा है बी जो कि एंटिटी के लाइसेंस को एक्वायर करता है, जैसे कि ओल्ड टीम, ओल्ड ब्रांड जो कि अभी काम नहीं कर रहे, जो भी फाइनेंशियल स्ट्रेस के अंदर है। एंड जो बी का ना बिजनेस मॉडल है, वो क्या बोलते हैं कि भैया आईपी ले ले मेरे से, जो यूज करना यूज कर ले, लेकिन अगर बाद में कुछ होता है किसी सामने वाले को कुछ को, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। सामने वाला खेल भावना से खेले या ना खेले मुझे नहीं फर्क पड़ता। तो बताओ, जो बी ने किसी सामने वाली पार्टी को लाइसेंस दिया, सपोज आरसीबी का लाइसेंस किसने परचेज किया? बी ने परचेज करके किसको दे दिया? सामने वाली पार्टी को दे दिया। अब एक बात बताओ, बी क्या बन गया? बी बन गया प्रिंसिपल इस केस के अंदर, क्योंकि बी ने तो आरसीबी से लाइसेंस परचेज कर लिया एंड सामने वाले को सेल कर दिया, कोई परमिशन नहीं है, कोई अंडरटेकिंग नहीं है, कुछ भी प्रमोट नहीं होगा, तो इसके अंदर कुछ ऐसी बात ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, कि आज ही अपनी रेवेन्यू बुक करके आज ही करके खत्म करो। लाइसेंस का जो राइट टू यूज है वो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नॉन कैंसिलेबल है, उससे कुछ नहीं हो सकता। समझे गाइस? ओके, डन। अब चलते हैं हम टेस्ट योर नॉलेज से पहले, हमारे इलस्ट्रेशन सारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम चलते हैं टेस्ट योर नॉलेज। देखिए गाइस, इसमें आरटीपी का सवाल है नवंबर 19 का, एमटीपी का सवाल है, आरटीपी मई 20 का सवाल है, आरटीपी मई 20 का सवाल है। 4 क्वेश्चन गाइस, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, क्या बताऊं, आप खुद से सोल्व करना, गारंटी बोल के देखता हूं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये सोल्व हो ही जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आपने मई 20 का आरटीपी सोल्व किया होगा ना, सोल्व करो, खुद से पढ़ो, नहीं सोल्व होता तो मुझे मैसेज करो, मुझे टेक्स्ट करो, सोल्व डेफिनेटली हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपसे कि ये 4 क्वेश्चन 1 2 3 4 आप खुद से सोल्व कर सकते हो, कोई सवाल नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल है, सोल्व हो जाएंगे आपसे। अब हम सोल्व करते हैं 8 9 10 11। ओके गाइस? ओके सर।
चलो गाइस, फोर्थ क्वेश्चन बड़ा आसान है, सोल्व हो जाएगा। फिफ्थ भी बहुत आसान है, सिक्स्थ तो उससे भी आसान है, सेवंथ उससे भी आसान है। अब एट्थ क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं गाइस। हालांकि गाइस एट्थ क्वेश्चन भी बहुत आसान है, इसमें मैं आपको सिंपल सिंपल पढ़ के समझा देता हूं। कहता है कि एक मैन्युफैक्चरर ने किसी बंदे से कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया 1000 रुपीज का, ओके। एंड मेरे को लगता है, किसको, जो मैन्युफैक्चरर को ये फील आती है कि इसके अंदर 5% ना कुछ ट्रांजेक्शन प्राइस कम हो सकता है। 5%, देखो, मैनेजमेंट एक्सपेक्ट दैट इट विल ऑफर अ प्राइस डिक्रीज ऑफ 5% ड्यूरिंग द प्राइस प्रोडक्शन पीरियड। मैनेजमेंट कंक्लूड दैट इट इज हाईली प्रोबेबल दैट अ सिग्निफिकेंट रिवर्सल ऑफ cumulative वैल्यू विल नॉट अकर इफ एस्टिमेशन चेंज। अगर कुछ एस्टिमेशन चेंज हुआ तो कुछ भी नहीं होगा। क्या पूछा है, डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन प्राइस। तो कितना गाइस, ट्रांजेक्शन प्राइस कितना होगा, उम्मीद कितनी थी 1000 आने की, लेकिन 5% आपका प्राइस प्रोडक्शन है, तो 1000 में से 5% कम कर दो, कितना बचेगा, 950। तो ये हो जाएगा ट्रांजेक्शन प्राइस। उसी केस में गाइस सेवंथ का भी ऐसा ही है, कहता 50 रुपीज आपका है, सेल करते हो, लेकिन आपको लगता है कि इसके अंदर रिबेट कूपन है जिसकी वैल्यू कितनी है, 10 पर यूनिट, जिसकी वैल्यू कितनी है, 10 पर यूनिट। एंड एंटिटी ने कंक्लूड किया कि जो ट्रांजेक्शन प्राइस है शुड इनकॉर्पोरेट, इसके अंदर शामिल होना चाहिए, एंड 25% एजम्पशन ऑफ रिपेट का। अब रिपेट कितनी है, 10 का, 10 पर यूनिट, इसका कितना 25%, मतलब कितना, 2.5 रुपीज। इसमें क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो कितना जाएगा इसका, 47.5 हो जाएगा इसका ट्रांजेक्शन प्राइस। ओके गाइस, चलो, वैसे ही गाइस यही क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, ये भी सोल्व हो गया। कहता है कि एंटिटी आई सेल्स अ पीस ऑफ मशीनरी टू द कस्टमर फॉर 2 मिलियन, जिसका पैसा वो देगा 90 डेज के अंदर। Entity I is aware at the contract inception that the customer might not pay the full contract price. Entity को आज ये पता लग गया कि कस्टमर पूरा पैसा नहीं दे पाएगा। कस्टमर कितना दे पाएगा, 1.75। अब इंडिया 115 क्या बोलता है कि एंटिटी हैज टू बुक रिवेन्यू विच इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव फ्रॉम द कस्टमर। तो यहाँ पे कितनी एक्सपेक्टेड है, 1.75%। तो ट्रांजेक्शन प्राइस क्या हो जाएगा इसका, 1.75 मिलियन। बस ये यही हो जाएगा, ठीक है ना। ओके गाइस, सिक्स्थ क्वेश्चन में हम पहले ही पढ़ के आए हैं। कहता है कि अगर आपने इतने कंटेनर परचेज किए तो प्राइस 100 है, इतने किए तो इतना है, इतने किए तो इतना है। अब सेल कितनी होएगी, 2.8 मिलियन, उसको एस्टिमेट है, मतलब यहां के अंदर वो फिट हो गया। प्राइस कितना है, 90 रुपीज। एंटिटी जे ने कितने बेच दिए, 7000 कंटेनर बेच दिए, एंड पैसा कितना है सामने वाले से, 100 रुपीज। गाइस एक बात सुनो, पैसा सामने वाले से कितना आ गया, बहुत आसान है। ट्रांजैक्शन प्राइस क्या हुआ इसका, 90 रुपीज, एंड मेरे पास पैसा कितना आ गया सामने वाले पार्टी का, 100 रुपीज। मतलब 10 रुपीज की मेरी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी हो जाएगी इसके अंदर, क्योंकि मुझे सामने वाले को 10 रुपीज वापिस करने हैं फ्यूचर के अंदर, क्योंकि हमने तीन बनाई थी लिमिट ना। अगर इतना परचेज करोगे तो इतना प्राइस है, इतना करोगे तो इतना प्राइस है, इतना करोगे तो इतना प्राइस है। एंड अगर आपने बाद में इसको कंडीशन को फुलफिल कर दिया, जो आपसे पहले एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए हैं हम आपको वापस कर देंगे। एंड जो एंटिटी है उसको आज ही पता है, कि वो 2.8 मिलियन तो कंफर्म लेगा, उसको एक्सपेक्टेशन है। तो ये कहां जाएगा, इस पे, इसका प्राइस कितना है, 90। एंड मुझे पता है कि मुझे रिवेन्यू कैचअप अप्रोच से 90 रुपीज पर ही बुक करनी है। ओके गाइस, मेरे पास पैसा कितना आ गया सामने वाले का, 100 रुपीज, एंड मुझे पता है कि फ्यूचर के अंदर मुझे सेल कितने बुक करनी पड़ेगी, 90 रुपीज के अंदर। तो सामने वाले को मुझे पैसा कितना वापस करना पड़ेगा, 10 रुपीज वापिस करना पड़ेगा। तो उसकी कॉन्ट्रैक्ट की लाइबिलिटी तुम आज ही बना के चलो, कितना, 10 रुपीज कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी। जब तुम उसको पैसे पे कर दोगे तो क्या एंट्री पास करोगे, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट टू बैंक, 10 रुपीज, खत्म। ओके डन गाइस, सिक्स्थ भी हो गया गाइस, सेवंथ भी हो गया, फिफ्थ भी करवा दिया सर, फोर्थ भी करवा दो ना गाइस। फोर्थ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खुद पढ़ना, दिक्कत आई तो मैं समझा दूंगा आपको बड़े आराम से। गाइस थोड़ा अच्छा सवाल है, चलो ये करते हैं, आराम से सोल्व करते हैं इसको। चलो, डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन प्राइस, बताओ भैया ट्रांजेक्शन प्राइस क्या है। अच्छा सवाल है, चलो सोल्व करते हैं आराम से। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर एम sell
1000 टेलीविजन टू रिटेलर आर फॉर 50 लाख, मतलब 5000 पर टेलीविजन। ओके, कितने टेलीविजन है? 1000 टेलीविजन, एंड पर टेलीविजन का प्राइस कितना है? 5000। ओके, एम प्रोवाइड प्राइस प्रोटेक्शन टू आर बाय एग्रीइंग to reimburse R for the difference between the price and the lowest price that is offered for that television during the following 6 month price protection। M बोलता है कि कोई बात नहीं, आप हमारा 5000 रुपीज का पर का हम जो टीवी सेल कर रहे हैं ना, हम आपको इसके अंदर थोड़ा सा कम भी करके दे देंगे, लेकिन हम आपको इसके पैसे वापिस, हम आपको इसके पैसे क्या करेंगे? रिम्बर्समेंट करके जरूर देंगे, जो कि हमारा क्या रहेगा? डिफरेंस रहेगा बिटवीन द प्राइस एंड द लोएस्ट प्राइस दैट इज ऑफर फॉर द टेलीविजन ड्यूरिंग द फॉलोइंग 6 मंथ। ओके, ग्रेट। बेस्ड ऑन एम एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस विद सिमिलर अरेंजमेंट, जो एक्सपीरियंस है एम का, इट एस्टिमेट द फॉलोइंग आउटकम। एस्टिमेट करता है प्राइस रिडक्शन इन नेक्स्ट 6 मंथ, क्योंकि इसमें होता क्या है ना, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जैसे कि हमने आज आपसे ऑर्डर बुक कर लिया कि मुझे 1000 चाहिए टीवी आपसे। अब 1000 जो टीवी है, अब 5000 पर टेलीविजन की बात कर ली, ठीक है। अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया भाई कि अगर बाद में 1-2 मंथ बाद, क्योंकि आजकल की जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो रही है, एंड जो मैंने आपसे इतनी टीवी परचेज कर रहा हूँ ये क्या हो जाएगी? ओल्ड हो जाएगी, एंड मैं कौन हूँ? रिटेलर हूं, तो मेरा तो भाई क्या हो जाएगा? प्राइस अगर थोड़ा हो गया तो उसका लॉस कौन पे करेगा? तो मैं क्या बोलता हूं भाई, कोई बात नहीं, जो भी आगे तेरा प्राइस थोड़ा हो जाएगा ना, तो उसके मेरे से पैसे ले लियो, ठीक है। लेकिन इंडियस 115 क्या बोलता है? आपको उतनी ही रेवेन्यू बुक करनी है जितनी आपको लगेगी कस्टमर दे पाए, जितना आपको एक्सपेक्टेड हो, एंड जो भी कोई रिम्बर्समेंट होगी आपको उस रेवेन्यू से माइनस भी करना पड़ेगा। अब ये बोलते हैं कि भैया अब जो रिम्बर्समेंट की क्या सोचूंगा, अब ये सोचता हूं कि 6 मंथ के अंदर प्राइस कितना कम हो सकता है, प्राइस कितना कम हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी रेवेन्यू बुक कर लूंगा बेस्ड ऑन एम एक्सपीरियंस। अभी क्या बोलता है कि ये दे दी प्रोबेबिलिटी, कहता नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर प्राइस कुछ भी कम नहीं होगा, कुछ भी कम नहीं होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 70%। जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 70%। मतलब क्या कि जो 1000 मेरे टीवी सेल हो रहे हैं, जो 1000 मेरे टीवी सेल हो रहे हैं, इसमें 70%, मतलब कि 700 टेलीविजन का, मतलब 700 टेलीविजन का प्राइस चेंज नहीं होगा। तो कितनी का एक टीवी है? 5000 का। कितनी अमाउंट आ गई? ये आ गई गाइस 35 35 लाख, 350 लाख, कुछ ऐसी आ गई। उसके बाद क्या बोलता है ये? प्राइस रिडक्शन इन नेक्स्ट 6 मंथ, मतलब 500 रुपया प्राइस कम हो जाएगा 6 मंथ के अंदर, ऐसा लगता है एम को, जिसकी प्रोबेबिलिटी 20% है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 20% है। कितना कम हो जाएगा? 500 रुपया, मतलब 5000 का 45 हो जाएगा। कितनी परसेंट है? 20%। टीवी कितने हैं? 1000 का 20%, मतलब कितने टीवी पर उसको देना पड़ेगा? 200 टीवी पर। कितना? 4500। लिखो कितना हुआ? 200 इंटू 4500 कितना हुआ? 9 लाख। ओके, 700 इंटू 5000 गाइस हो जाएगा 35 लाख। ये हो जाएगा 35 लाख। अगला क्या बोलता है? प्राइस रिडक्शन इन नेक्स्ट 6 मंथ 1000। ओहो, कहता 1000 रुपया कम हो जाएगा। कितना रह जाएगा? 4000 रुपया। 5000 का कितना रह जाएगा? 4000 रुपया। अब ये 70% था, ये 20% था, तो ऑब्वियस सी बात है ये 10% हो जाएगा। टीवी कितने थे? 1000 का 10% कितना होता है? 100 रुपीज। तो 100 इंटू 4000 मतलब कि 4 लाख रुपीज। टोटल एस्टिमेटेड रिवेन्यू कितना है मेरा? 35 लाख प्लस 9 लाख प्लस 4 लाख, कितना? 48 लाख रुपया। मतलब मुझे उम्मीद है कि मुझे 48 लाख रुपीस की मिलने की संभावना है, इंक्लूडिंग द प्राइस प्रोटेक्शन। जो भी कम होगा, मैंने आज ही मान के चल लिया उसका लॉस, जो भी कम होगा, डिवाइड बाय कितने टीवी बेच रहा हूं? 5000।
कितने 1000 टीवी बेच रहा हूं, 1000 टीवी बेच रहा हूं ना, कितना प्राइस आया, 448 रुपए आ गया 1 टीवी का प्राइस, मतलब 200 रुपया का प्राइस प्रोटेक्शन हमें कैलकुलेट किया। ओके, एंड ये कौन सा मेथड था, ये था मोस्ट एक्सपेक्टेड मेथड। ठीक है, कौन सा था, मोस्ट एक्सपेक्टेड मेथड। चलो गाइस, कितना है ये, 4800 रुपए। ओके, 10th क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन कंपनी सी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर ई। कंस्ट्रक्शन कंपनी सी ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया कस्टमर ई के साथ टू बिल्ड एन असेट, कि मैं एक असेट बनाऊंगा। डिपेंडिंग ऑन व्हेन द असेट इज कंप्लीट, कहता जब असेट कंप्लीट होगी, या तो जो सी है ना कंस्ट्रक्शन कंपनी, या तो उसको मिलेंगे 1,10,000 रुपीज, या मिलेंगे 1,30,000 रुपीज, और मतलब कोई एक ही मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। प्रोजेक्ट कंप्लीट ऑन टाइम 1,30,000, प्रोजेक्ट इज डिलेड 1,10,000, इसकी प्रोबेबिलिटी 90% है, इसकी 10% है, डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन प्राइस। अब गाइस, या तो उसको एक 10 मिलेगा, या उसको एक 30 मिलेगा, इसके अंदर गाइस आप क्या लगाओगे, इसके अंदर लगाओगे मोस्ट लाइकली अमाउंट मेथड, कि कौन सी ज्यादा है, 90% वाली, तो इसका ट्रांजेक्शन प्राइस हो जाएगा 1,30,000 रुपए, क्योंकि इसके अंदर आपको एक ही प्राइस मिलेगा, या तो ये या तो वो, दोनों नहीं, या तो ये या तो वो। तो कौन सा लोगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी, जिसकी एक्सपेक्टेशन हाई हो, इसमें यूज हुआ है मोस्ट एक्सपेक्टेड मेथड टू कैलकुलेट द रेवेन्यू। ऊपर हुआ था मोस्ट लाइकली अमाउंट, कौन सा है, चलो जो भी है गाइस। देखो 10th क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो गाइस, ओके, इज अ मोस्ट लाइकली अमाउंट, मोस्ट लाइकली, ठीक है ना, मोस्ट लाइकली कि ये आ सकता है भाई, क्योंकि दो होते हैं ना मेथड, एक होता है मोस्ट एक्सपेक्टेड, एक होता है मोस्ट लाइकली मेथड। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हम इंक्लूड करें हमारी प्रोबेबिलिटी को, तो ये है मोस्ट एक्सपेक्टेड मेथड। ये है मोस्ट लाइकली मेथड, भी कोई एक ही मिलेगा, या तो ये या वो, तो जिसकी हमको एस्टिमेशन ज्यादा रहेगी हम वही ऑब्वियसली बुक करेंगे, तो ये है। अब 11वां क्वेश्चन आ गया गाइस, आखिरी क्वेश्चन, बहुत सिंपल है गाइस। फ्रेंचाइजर वाई लिमिटेड लाइसेंस द लाइसेंस टू ऑपरेट अ स्टोर। अब मैंने भैया किसी को लाइसेंस दे दिया कि तू ऑपरेट अ स्टोर, फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स गिव्स लाइसेंस टू कार्तिक। मैकडी ने बोल दिया कार्तिक ले लाइसेंस ले ले, स्टोर चला मेरा, कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए। ओके, एंड कार्तिक ने मैकडोनल्ड्स को फीस पे करी, ऑब्वियस ही बात है फीस तो पे होएगी होएगी। कार्तिक पेज एन अपफ्रंट फिक्स फी, द फ्रेंचाइजी कॉन्ट्रैक्ट आल्सो रिक्वायर्ड वाई लिमिटेड, मतलब मैकडोनल्ड्स to maintain the brand through product improvement, marketing campaign etc. determine the nature of license। कैसा नेचर है ये है, राइट अब दो टाइप के होता है नेचर, एक होता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये है गाइस ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम, क्योंकि इसके अंदर आपको हर टाइम के अंदर अपनी इमेज को इंप्रूव करना है, आपकी जो इमेज है उसको आपको सेव करके रखना है, आपका जो ब्रांड है ना उसको इंप्रूव करना है, उसकी मार्केटिंग कैंपेन करने हैं, तो इसके लिए आपकी कंडीशन है आप पूरा का पूरा रिवेन्यू एक साथ बुक नहीं कर सकते। जैसे ही एक साल कंप्लीट हुआ, जितना रिवेन्यू मिला उसका पार्ट बुक कर लो, अगला साल मिला फिर एक पार्ट बुक कर लो, अगला साल मिला फिर एक पार्ट बुक कर लो, मतलब आपको जो रिवेन्यू है वो एमोटाइज करनी पड़ेगी ऑन द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसके अंदर आप एक साथ रिवेन्यू बुक नहीं कर सकते। ओके गाइस, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि therefore Y Limited recognizing the new upfront fees over the 10-year franchisee period, the license provider F access to the IP as it exists at any time in the period of the license period. This is because Y Limited is required to maintain the brand, which will significantly affect the IP by affecting F ability to obtain benefit from the brand. Any action by Y Limited may have a direct positive or negative impact on F, and these activity do not transfer a good and service to F. Therefore, Y Limited recognizing the upfront fees over 10-year franchisee contract. गाइस हमारा इंडियस 1-1 कंप्लीट हुआ, काफी ज्यादा क्वेश्चन थे, होपफुली आपको समझ आए होंगे, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, एंड कुछ गलती हुई तो
माफ कर देना भाई, ऐसी गलती हुई भी नहीं। चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखना एंड गाइज खुश रहना, एंड कोई दिक्कत हो तो मैं हूं आपके सामने, कांटेक्ट करना, आपका दोस्त हूं। तो चलो गाइज, शब्बा खैर, मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय गाइज।